धन्यवाद। अमर शहीद, वीर योद्धा और महान संगठनकर्ता श्री चंद्रशेखर आज़ाद की 92वीं पुण्यतिथि पे हम लोग भावभीनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करते हैं। जो योगदान आज़ादी की लड़ाई में उनका रहा है, बचपन से हम लोग पढ़ते रहे हैं और मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर लोग एज में मुझसे ज़्यादा होंगे आप लोगों में से। बचपन में हम लोगों ने भी प्रभात फेरियाँ निकाली हैं और उसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद की जयकारे लगाया करते थे, साथ में गांधी जी की भी जयकारे लगाया करते थे। लेकिन जयकारे लगाना एक चीज़ है और जो कंट्रीब्यूशन है किसी का, जो उत्सर्ग है, जो बलिदान है, जो त्याग है, उसको समझना, उसको जानना, मुझे लगता है ये ज़्यादा गंभीर है और ये ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय भी है। समय धीरे धीरे व्यतीत हो रहा है। आज़ादी को 70 साल से ऊपर हो गए हैं, बल्कि 75 साल से ऊपर हो गए हैं। आज़ादी का अमृत काल चल रहा है, अमृत महोत्सव हम लोग पूरे देश में मना रहे हैं। ऐसे में जो हमारे शहीद थे, उन्होंने जो किया है, जो भी किया है, छोटा किया बड़ा किया, वो एक्चुअल में हमारे सामने आना चाहिए। ये हमारा हक है एज अ सिटीजन, दिस इज़ आवर राइट कि हम उस सच्चाई को जानें, उस ट्रुथ को, उस सत्य को जानने का प्रयास करें। कई बार जब मैं सोचता हूँ तो मुझे थोड़ा अजीब सा फील होता है कि आज़ाद जी को शहीद हुए 31 के शहीद हैं, आप समझ सकते हैं 93 साल हो गए और 93 सालों में भी जिस लेवल का काम होना चाहिए था, जिस तरीके से उनसे संबंधित फैक्ट्स आने चाहिए थे सामने, आर्काइव से, अलग अलग जगहों से, जो उस समय के पुराने अखबार हैं उनके माध्यम से, उस तरह से नहीं आ पाए। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं तो इसको लेथार्जी ही मानता हूँ, जो एक मेंटल लेथार्जी जिसको हम लोग कहते हैं ना हिंदुस्तान में है, और कट पेस्ट की जो एक प्रथा रही है कि अगर किसी एक ने लिख दिया तो बाकी जितने लोग हैं उन्होंने उसको वेरीफाई करना भी अपना कर्तव्य नहीं समझा। उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की कि जो ये बात कही जा रही है उसमें सच्चाई कितनी है। भाई आपको कोई बात अगर अपीलिंग लग रही है, कोई ऐसी चीज़ है जो स्टोरी है और अच्छी लग रही है, तो उसको मानने से कोई आपको निवारित नहीं कर रहा है, कोई आपको रोक नहीं रहा है, लेकिन एटलीस्ट यू शुड नो द ट्रूथ बिहाइंड इट। यू शुड नो द ट्रूथ बिहाइंड इट। वी ऑल आर लॉजिकल। हमारा संविधान भी यही कहता है कि हम रेशनैलिटी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक बहुत छोटा सा प्रयास है। खास करके मेरी तैयारी भी इलाहाबाद से ही रही है, सिलेक्शन भी मेरा इलाहाबाद से रहा है, तीसरी नौकरी है मेरी। और इसके पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस क्षेत्र में काम करूंगा। वैसे तो इसके पहले 4 किताबें मेरी पब्लिश हैं और भी बहुत सारी किताबों में काम चल रहा है। नॉवेल भी लिखता हूँ, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखता हूँ, इतिहास भी लिखता हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद कई कार्यक्रमों में जब मैं शरीक हुआ तो लोगों का एक जो यहाँ पर एंथुजियाज्म देखा मैंने, खास करके आज़ाद जी को लेकर के, उसने मुझे अपील किया। एक तो वो था। दूसरे कि सभी लोगों को ये कहना था कि भाई आप IPS अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, तो जो फाइलें हैं आज़ाद जी की पुलिस से रिलेटेड वो मिल नहीं पा रही हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो शायद मिल जाएंगी। तो वो आप कह सकते हैं कि एक इंटरेस्ट का विषय था या एक इंस्पिरेशन वहाँ से मुझे मिला। तो मैंने वो शुरुआत करी और फिर करते करते वो इस लेवल पे पहुंची कि किताब लिखी जा चुकी है और मुझे लगता है कि छपेगी तो 450 पन्ने से कम तो कतई नहीं होगी। मतलब मुझे भी अंदाज नहीं था कि इतना बड़ा लिख डालूंगा मैं। लेकिन अभी जैसे प्रोफेसर साहब से बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि भाई जितना आप कंक्लूड कर दीजिए, बाकी बचा रहेगा तो आप पार्ट 2 कर लीजिएगा। लेकिन एक लालच लगता है जब नई चीज़ें मिलती हैं, और लालच इसीलिए कि लोगों को चीज़ें मिले, सही मिले, और उनको पॉन्डर अपॉन करने के लिए तथ्य हो, फैक्ट हो, उसके ऊपर वो अपने विचार बनाएं। तो इसके पहले एक लेक्चर यहीं पे हो चुका है, म्यूजियम के अंदर ही हुआ था और वो काफ़ी बड़ा था। मुझे लग रहा है 2 घंटे तो मैंने ही बोला था और 3 घंटे कार्यक्रम चला था। वो YouTube पे भी है, पब्लिक डोमेन में है। तो जो विषय हम लोगों ने कवर कर लिए तो उस पर हम लोगों को आज बात करने का ना तो आवश्यकता है और ना तो समय है। आज चूँकि दिन शहादत का है, पूरे देश में आज़ाद जी की शहादत को लेकर के अलग अलग तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहे हैं, तो ज़्यादा बात हम लोग आज इसी विषय पे करेंगे। और मुझे लगता है कि जो आज़ाद जी के जीवन से संबंधित विषय हैं जिस पे बहुत सारी धुंध छाई हुई है, काल्पनिक चीज़ें चढ़ी हुई हैं, मिथक चढ़े हुए हैं, उसमें से इनकी शहादत को लेकर के भी एक विषय है जिसमें बहुत ज़्यादा धुंध छाई हुई है। बहुत ज़्यादा मिथकीय दृष्टिकोण से लोग इसको देखते हैं। खास करके जब बात आती है कि आज़ाद जी जब अल्फ्रेड पार्क में थे तो ये सूचना पुलिस को कैसे मिली।
मैं सीधे पॉइंट पे आ रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कम समय में मैं ज़्यादा चीज़ें कवर करूँ। और उस पर इधर 5-6 महीने तो नहीं, 3-4 महीने में कह लीजिए, 3-4 महीने में जो चीज़ें जब मैंने खोजना शुरू किया तो बहुत सारी चीज़ें मुझे टकराई, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली और ऐसा लगा कि बहुत सारी चीज़ें तो हम लोग जानते ही नहीं है अभी, जो हम लोगों को बताया ही नहीं गया है कि कौन था जिसने सूचना दी। मैं वहीं से शुरू करूंगा। अपनी स्लाइड का शुरुआत में तो इनकी सजाएं हैं, उस पर मैं लास्ट में आऊँगा जब समय बचेगा तब। मैं यहाँ से शुरू करूंगा कि आज़ाद की शहादत किसने दी सूचना। मैं इस प्रश्न को थोड़ा और पीछे ले जाना चाहूँगा। पहले तो ये प्रश्न मैं पूछूंगा कि क्या पुलिस को सूचना दी गई? जैसे हम लोग कहते हैं कि किसी ने पुलिस को सूचना दी होगी, लेकिन मेरा प्रश्न ये, क्या वास्तव में सूचना दी गई? इसका रीज़न क्या है, क्यों ये प्रश्न हमारे मन में आता है कि सूचना दी ही गई? तो जब हम पुरानी फाइलों पे जाते हैं, पुराने अखबारात पे जाते हैं, तो ये न्यूज़ हर जगह छपी है और उसमें एक वक्तव्य, एक स्टेटमेंट हर जगह छपा है, चाहे वो CID की फाइल आप देखेंगे, चाहे वो अखबार देखेंगे, नाट बाबर का प्रेस रिपोर्ट। और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, मैक्सिमम लोगों ने, मुझे द लीडर में छपी है, बहुत सारी किताबों में उसका अनुवाद छपा है। उसमें जो CID की स्टोरी लाइन है वो कहती है कि ठाकुर विशेश्वर सिंह, जो उसमें डिप्टी SP 3rd हुआ करते थे, मतलब उसमें भी बहुत सारे डिप्टी SP रहे होंगे तो उनका नॉमेनक्लेचर डिप्टी SP 3rd था। डिप्टी SP 3rd अपने एक सहयोगी डालचंद के साथ यहाँ घूमने आए थे। कहाँ? आज़ाद पार्क में। नहीं, वो रहते तो यहीं थे, वो उनकी पोस्टिंग यहीं थी और कटरा में रहते थे, कहीं मकान था उनका, कटरा में रहते थे। तो उसमें यह था कि वो सैर करने के लिए आए थे। उस दौरान उन्होंने 2 व्यक्तियों को बैठे देखा वहाँ पेड़ के नीचे, तो उनको अंदाज लगा कि ये आज़ाद हैं। और फिर उन्होंने करीब से जाकर के देखा तो पता चला कि वो आज़ादी हैं। तो इन्होंने ये सूचना नाट बाबर को दी। फिर नाट बाबर आते हैं, पूछते हैं कि भाई तुम लोग कौन हो? इतने में वो पिस्तौल निकाल लेते हैं, दोनों तरफ से गोली चलना शुरू हो जाती है और उसमें वो, मैं बता रहा हूँ, मैं एक एक चीज़ बताऊँगा, बिल्कुल परेशान ना हो। मैं एक एक चीज़ पे घंटों हम लोग इसी डिस्कस करने वाले हैं, सिर्फ यही मुद्दा है। तो उसमें यही बात आई कि वो सैर करने के लिए आए थे। अब जो टाइम है, जो सभी ने टाइम दिया है कि आज़ाद जी की उपस्थिति वहाँ पर, जितने भी उनके साथ के लोग थे, उनसे निकल के आता है कि 8:30 से 9 के बीच का समय था। 8:30 से 9 के बीच का सुबह का। जैसे आज मैंने टेम्परेचर लिया है तो इलाहाबाद का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 19 डिग्री सुबह दिखा रहा था 8:30 बजे। सुबह उठ करके पहला काम मैंने यही किया कि इलाहाबाद का टेम्परेचर कितना है, तो वो 19 डिग्री के आसपास है। मैं नहीं कहता कि 90 साल 92 साल पहले भी इतना ही रहा होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट रही होंगी, पेड़ पौधे ज़्यादा रहे होंगे, आबादी कम रही होगी, पोल्यूशन का रेट कम रहा होगा। और ये जो आपका पूरा कंपनी गार्डन है, इसकी भी लोकेशन थोड़ा डिफरेंट टाइप की थी, अलग तरीके की थी। बहुत सारे स्ट्रक्चर थे जो ख़त्म हो गए, कुछ नए स्ट्रक्चर डेवलप हो गए। तो लेकिन फिर भी एक अंदाज हम लोग लगा सकते हैं कि जनरली फरवरी में, 27 फरवरी को लगभग कैसा मौसम रहता है। जैसे आप सभी लोग बैठे हैं, बहुत कम लोगों ने स्वेटर पहन रखा है या बहुत कम लोगों ने इनर पहन रखा होगा या हल्की फुल्की हम लोगों ने जैकेट भी डाली। तो ऐसी जैकेट नहीं है ये जैकेट, मैं इसलिए पहन के आया हूँ कि सेम ऐसी ही जैकेट पहनी थी चंद्रशेखर आज़ाद ने। मैं ये बताने के लिए आया हूँ, ऐसी ही सूती रंग की जैकेट उनकी भी थी। और ये मैंने इसको भी इसीलिए पहना कि फीलिंग क्या आती है इसको पहन के, कि मतलब क्या गर्मी कितनी लगती है। तो जो 8:30 से 9 के बीच का समय है वो वहाँ मौजूद है। अब बात ये उठती है कि क्या ये समय ऐसा है जब कोई सैर करने आए पार्क में, वो भी एक डिप्टी SP CID का, जो कि पूरी तरीके से कंसंट्रेट है कि क्रांतिकारियों को किस तरह से पकड़ा जाए, या उनको ये सूचना पक्की है कि चंद्रशेखर आज़ाद और उनकी टीम के काफ़ी लोग इस समय इलाहाबाद में हैं। उस दौरान वो आदमी क्या इतना बेतकल्लुफ़ हो सकता है कि वो आकर के आराम से सैर कर रहा है 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में? ये प्रश्न मैं नहीं उठा रहा हूँ, ये प्रश्न सबसे पहले उठाया श्री यशपाल ने। उनकी किताब है सिंहावलोकन, जिसमें उन्होंने एक पैरा लिखा है। उस पैरा में उन्होंने लिखा है कि ST होलिंस जो DIG CID होते थे, उस समय सबसे बड़ा पद DIG CID का ही होता था पूरे प्रदेश में। अब तो ADG रैंक के भी अधिकारी होते हैं, उस समय DIG रैंक के होते थे। ST होलिंस 1902 बैच के IPS थे और उन्होंने मौका मुआयना भी किया था आफ्टर मार्टिरडम, शहादत के बाद उन्होंने मौका मुआयना भी किया था। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी, मेंस ओनली करके एक पत्रिका निकला करती थी, बड़ी फेमस पत्रिका थी अपने ज़माने की। उसमें पहले उन्होंने संस्मरण लिखा, फिर वो किताब छपी नो 10 कमांडेंट्स करके। उसमें उन्होंने एक चैप्टर लिखा है टेरर ऑफ CID, जिसके अंतर्गत ये पूरा घटनाक्रम लिखा गया और वो पुस्तक 1954 में छपी है। और जो सिंहावलोकन है 1955 में छपा है पहला संस्करण। उसके 3 खंड है, पहले 1-2 खंड तो 1952 में 1954 में छपे थे, लेकिन जो लास्ट खंड है जिसमें शहादत का जिक्र है वो 1955 में पहला संस्करण छपा है उसका। तो उसमें उन्होंने ST होलिंस का ही
वो लिया है स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है कि कोई 8:30 से 9 बजे सैर करने जाए वहाँ पे, वहाँ घूमने जाए। ये यशपाल जी लिख रहे हैं 1955 के सिंहावलोकन में। आज के डेट में जो मार्केट में सिंहावलोकन उपलब्ध है उसमें ये नहीं है, ये पूरा पैरा ही उड़ा दिया गया है। मुझे भी नहीं पता था, 3-4 दिन पहले मेरे मन में ही ऐसे आया कि पहला संस्करण एक बार मिलान कर देना ठीक रहेगा। तो जब मैंने मिलान किया तो बहुत सारे चेंजेस उसमें कर दिए गए हैं। ये स्टोरी लाइन ही चेंज कर दी गई है कि वो वहाँ पर टहलने गए थे, ये बात विश्वसनीय नहीं लगती है। मतलब वहाँ पर वो डिफर कर रहे हैं पुलिस की स्टोरी से। फिर जो आज का संस्करण है उसमें वो समर्थन कर रहे हैं पुलिस की स्टोरी का। और उन्होंने एक नई सूचना उसमें दी कि ठाकुर विशेश्वर सिंह जब चंद्रशेखर आज़ाद असहयोग आंदोलन में जेल जा रहे थे, जिसकी मैं शुरू में मैंने 3-4 स्लाइडें स्किप की हैं, वो उसी सूचना से संबंधित है। जो नॉन कोऑपरेशन में 1921-22 में वो 3 बार जेल गए हैं या पकड़े गए हैं। उस दौरान ठाकुर विशेश्वर सिंह बनारस में इंस्पेक्टर हुआ करते थे। अब ये सूचना उनको दी किसने? इन्होंने कहीं नहीं कहा है कि ठाकुर विशेश्वर सिंह ने मुझे बताया। क्यों नहीं कहा है? क्योंकि ठाकुर विशेश्वर सिंह उस समय तक मर चुके थे जब ये चेंज किया गया 1968 में। जो वैशंपाल इनकी यशपाल की सिंहावलोकन है उसमें जो चेंज है वो 1968 में, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उसमें एक वाकये का उल्लेख है जो 1968 में घटित हो रहा है, उसका उन्होंने उल्लेख किया है और उसके बाद वो पूरा पैरा दिया है। तो उन्होंने ये उसमें एक पैरा तो ये हटाया जिसमें वो एस टी होलिंस का उल्लेख करके कह रहे हैं कि ये अविश्वसनीय है कि कोई 8:30 बजे से 9 बजे जाकर के वहाँ सैर करे फरवरी के महीने में, क्योंकि मौसम काफ़ी हद तक गर्म हो चुका होता है उस समय। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये नई सूचना दी, जो नॉन कोऑपरेशन में आज़ाद जी को पकड़ा गया है वो 3 बार पकड़ा गया है। उसका बाद में मैं आपको डिटेल दूंगा अगर समय बचेगा तो। एक बार वो 1921 दिसंबर में जेल गए हैं, जिसमें नाबालिग होने की वजह से उनको छोड़ दिया जाता है, मतलब कोई सज़ा नहीं होती है, 1 दिन की सादी सज़ा ऐसे करके है। दूसरी बार डॉक्टर संपूर्णानंद उस दिन पकड़े जाते हैं बनारस में। दूसरी बार वो पकड़े जाते हैं 1922 के फरवरी में, जिसमें उनको बेत की सज़ा होती है, जो कि फेमस है कि मतलब वो 15 बेत 12 बेत जो भी है। तीसरी सज़ा उनको 31 मई 1922 में ही पकड़े जाते हैं, 3rd टाइम। थाना बड़ा गांव है और 1 जून को उनको सज़ा 20 रुपये के जुर्माने की होती है या फिर 3 महीने की सादी सज़ा। तो जेल तो नहीं गए, इसका मतलब उन्होंने कहीं से मैनेज करके पैसा दिया होगा 20 रुपया। ये 3 सजाएं जो हैं उसमें जब जब बयान हुए हैं कोर्ट के सामने, तो उस दरोगा का भी बयान हुआ है जिसने पकड़ा है, उसके साथ जो चीफ यानी कि हेड कांस्टेबल है उसका भी बयान है, जो सिपाही गए हैं उनका भी बयान है और उनके नाम है। तो उसमें तो ठाकुर विशेश्वर सिंह का नाम कहीं मुझे नहीं मिला। मैं अपनी जानकारी के हिसाब से बता रहा हूँ कि मुझे तो नहीं मिला। अब ये यशपाल जी कहाँ से ले आए सूचना, ये तो यशपाल जी बताए, लेकिन ये चेंज ओवर है। मैंने दोनों संस्करणों का इसलिए अंतर बताया कि कभी अगर आप पढ़ें तो उसको गॉस्पेल ट्रूथ न मान लें, एक बार मिलान करके देख लें, क्योंकि मैंने सिर्फ इसी एक प्रसंग का मिलान किया है, बाकी हो सकता है और भी डिफरेंसेस हो, चूंकि मेरे काम की चीज़ यही थी। तो वो है। तो एक तो यहाँ से प्रश्न उठता है कि जो नाट बाबर का बयान है वो कितना फीजिबल है, जो वो कह रहा है कि मतलब वो टहलने के लिए गए और उन्होंने देखा और फिर एकदम से पहचान लिया। तो अच्छा, यशपाल जी ने फिर उनको ये लगा कि बीच में तो 10 साल का गैप है, वो तो 1921 की बात है, ये 1931 की बात है, तब तक तो चेहरे में बहुत सारा परिवर्तन आ गया। तो उसको फुलफिल करने के लिए उन्होंने लिखा है कि जो 10 साल में बीच में गैप आया है उसको ऐसे हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं कि जगह जगह आज़ाद जी का वो डिस्क्रिप्टिव रोल चिपका रहता है कि उनके चेहरे पे चेचक के दाग हैं और देखने से सेठ जैसे लगने लगे हैं, मोटे हो गए हैं और सांवला रंग है, ये वो इस तरीके से उन्होंने देखे। तो इस तरीके से तो कोई भी पहचान लेगा, अकेले ठाकुर विशेश्वर सिंह के पहचानेंगे तो दुनिया का कोई भी आदमी डिस्क्रिप्टिव रूप से पहचान लेगा। आप स्पेसिफिक बात कर रहे हैं ना, ठाकुर विशेश्वर सिंह ने पहचाना, तो ठाकुर विशेश्वर सिंह के बारे में ये इन्फॉर्मेशन थी। फिर बात आती है वो पैरा हटाने की बात जो हम लोगों ने करी दिया, नवीन सूचना भी इन्होंने दी थी। हाँ, बलिदान एक पुस्तक है जो छपी है 1967 के नवंबर में। ये इनके साथी थे आज़ाद जी के, नंद किशोर निगम, जो दिल्ली हॉस्टल था उसमें वो टीचर थे, दिल्ली हॉस्टल के कमरे में रहते थे। और दिल्ली में जब भी ये लोग जाते थे तो ज़्यादातर उनके कमरे में ही जाकर के रुकना, वहाँ पर मीटिंग्स वगैरह करना। तो नवंबर 1967 में इन्होंने बलिदान करके किताब लिखी है, अब तो बहुत कम ही मिल पाती है वो। उसमें हालांकि बहुत सी अविश्वसनीय बातें हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो खुद भी आपको ऐसा लॉजिकल माइंड लगेगा नहीं कि ये हो सकता है या संभव है।
तो इसके बारे में आरोप भी लगाया जाता है। और शिव वर्मा जी जो इनके बड़े अभिन्न मित्रों में से थे, आज़ाद जी के भी और भगत सिंह के भी, उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन भी किया। उन्होंने कहा कि कुल मिला के 3-4 महीना तो आज़ाद जी के साथ रहते थे, इनको इतनी इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से? इन्होंने विश्वनाथ वैशंपायन की किताब से तथ्य चुरा करके अपने हिसाब से उसको डेवलप कर लिया है। जो उनके साथी कह रहे हैं, मैं वो बात बता रहा हूँ इसमें। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन हम लोगों के काम की है। वो इन्फॉर्मेशन ये वो देते हैं कि नवंबर 1930 में, मतलब आज़ाद जी शहीद हो रहे हैं 27 फरवरी 1931 को, और नवंबर 1930 की बात कर रहे हैं, मतलब कुल मिला के 2-2.25 महीने का अंतर है, इससे ज़्यादा नहीं। वो कह रहे हैं कि ये जो नवंबर 1930 में मैं, विश्वनाथ वैशंपायन और आज़ाद जी कानपुर स्टेशन से निकल रहे थे, तो ठाकुर विशेश्वर सिंह वहाँ से जा रहे थे और उन्होंने हम लोग देखा, लेकिन वो आज़ाद को पहचान नहीं पाए और आज़ाद उनको पहचानते थे। आज़ाद ने कहा कि ये, और मैं इसको किसी दिन मारूंगा, ये मेरे पीछे पड़ा, लेकिन मैं इसको गोली नहीं खर्च करूंगा, इसको किसी दिन छुरे से मारूंगा। अब मैं कह रहा हूं कि जो इनके कहने की स्टाइल है या अंदाजे बयां है, वो थोड़ा सा पर्सनलाइज करके और स्टोराइज करके, थोड़ा सा स्टोरी टाइप बनाते हैं, पिक्चराइज करके, ड्रामेटाइज करके। तो मैं नहीं मानता कि इस तरह से उन्होंने कभी कहा भी होगा, या हो भी सकता है, कोई वो नहीं। लेकिन उसमें कैच ये है कि नवंबर 1930 में ठाकुर विशेश्वर सिंह आज़ाद को नहीं पहचान रहे हैं, और इसकी तस्दीक सरकारी फाइलों से हो रही है, क्योंकि सरकारी फाइलों में लास्ट तक पुलिस और सीआईडी आज़ाद जी की फ़ोटो खोज रही है, विशेश्वर सिंह की, वो वैशंपायन जी की फ़ोटो खोज रही है, दोनों के लिए आइडेंटिफायर खोज रही है, दोनों के लिए वॉचर्स लगा रहे हैं। दैट मीन्स दे वेयर नॉट आइडेंटिफाइंग आज़ाद। तो जब आप नवंबर दिसंबर तक आज़ाद को पहचान नहीं रहे, तो अचानक सैर के दौरान कैसे आपने पहचान लिया? इज इट पॉसिबल? कैसे पहचान लिया आपने? भाई ये पार्क तो सार्वजनिक पार्क है, पता नहीं कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। हाउ इट इज पॉसिबल कि आपने एकदम से देखते ही रिकॉल कर लिया ये तो आज़ाद है 1921 में? 1921 का चेहरा और 1931 का चेहरा अगर आपको यहीं दोनों सामने रख दें तो आप बिल्कुल नहीं पहचान पाओगे। चेहरे में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनके साथ वाले जिनके घर में वो रहते था, पंडित शिवविनायक मिश्र, उन्होंने नहीं पहचाना। काकोरी के बाद जब वो उनसे मिले हैं तो उन्होंने कहा कि चेहरे से मैं पहचान ही नहीं पाया। जब उन्होंने कहा कि भूल गए, तो आवाज़ से मैं पहचान गया कि आज़ाद हैं। जो उनके बिल्कुल करीबी हैं, जिनके घर में वो इनफॉर्मली रह रहे हैं, वो उनको नहीं पहचान रहे, तो ठाकुर विशेश्वर सिंह कैसे पहचान गए? तो इसका मतलब कि ये कहने की बातें हैं। इसमें जो एक नाम आया भवानी साहब बनारस, ये पहले हेड कांस्टेबल थे, बाद में एसआई हो गए थे, और काकोरी केस के बाद या काकोरी जो मिशन हुआ था उसके बाद इनके कमरे की सर्च जो किए थे वो यही किए थे, ये सीआईडी के थे। तो इन्होंने ये पहचानते थे आज़ाद जी को। लास्ट मोमेंट में भी अगर सरकारी फाइल में देखेंगे तो नाट बाबर के लेटर्स हैं कि भाई मुझे पता चला, एसपी बनारस को लिख रहे हैं कि भाई मुझे पता चला कोई भवानी साहब आपके यहाँ है, वो आज़ाद को पहचानते हैं, अगर वो तो भेज दो भाई उनको। आप सोचिए कि कोई पहचान नहीं रहा है, और यहाँ वो स्टोरी बता रहे हैं कि एकदम से उन्होंने देख करके पहचान लिया। तो ये संभव नहीं है कि आज़ाद जी को कोई देखे और कोई तस्दीक करे कि नहीं वही है, क्योंकि कभी भी सीआईडी या पुलिस के लोग एक इन्फॉर्मेशन को एक इन्फॉर्मेशन मानते ही नहीं है। मतलब एटलीस्ट 2 लोगों से, वो स्वतंत्र साक्ष्यों से वो इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, तभी वो पॉसिबल है कि वो उस पर जाए। तो यहाँ से वो प्रश्न जो हम लोगों ने शुरू में दिया कि क्या पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी भी गई थी, तो मेरा मानना है हाँ दी गई थी। जो मेरा मानना है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसको मान लें, जो मेरी जानकारी वो मैं बता रहा हूँ कि वो मेरा मानना है कि इन्फॉर्मेशन दी गई थी, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, उनको कोई पहचानता ही नहीं था, और पहचानने के बाद भी बिना तस्दीक किए इतने बड़े टिप को कोई मान नहीं लेगा, क्योंकि वो 100% श्योर था। इवन सीआईडी को जो हेडक्वार्टर को लेटर भेजा गया है इनके द्वारा, नाट बाबर के द्वारा, उसमें इसका उल्लेख किया गया है कि आज़ाद ने ये रिजॉल्व किया था कि मैं जिंदा हाथ नहीं आऊँगा, पकड़ा नहीं जाऊँगा, मैं जिंदा हाथ नहीं आऊँगा। ये नाट बाबर ने अपनी स्टेटमेंट जो भेजा है, रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में लिखा है। दैट मीन्स कि पुलिस वो सिर्फ आम जनता नहीं, उसको जो पुलिस के लोग हैं, अधिकारी हैं, वो भी इस बात को स्वीकार करते थे, और ये बात सत्य भी थी। उन्होंने कहा था कि मैं कभी हाथ नहीं आऊँगा। पुलिस, उसी पीछे की स्टोरी बहुत सारी है। ये जो नाम आपको दिख रहे हैं, इसमें कई नाम हैं, कुल मुझे लग रहा है 7 नाम हो जाएंगे अगर देखा जाए तो। ये सारे के सारे नाम वो हैं जिनका जिक्र पहली बार सिंहावलोकन में ही आता है। सिंहावलोकन का बार बार उल्लेख आएगा, क्योंकि सिंहावलोकन में ही बहुत सारी चीज़ें पहली बार दी भी गई हैं, और बहुत सारी सही भी दी गई हैं, बहुत सारी उलझी हुई चीज़ें भी दी गई हैं। तो ये नाम उन्होंने दिया है, और ये नाम उन्होंने दिया क्यों है ये भी मैं बता दूं। उन्होंने दिया है वीरभद्र तिवारी को बचाने के लिए। उन्होंने कहा है कि ये जो, जैसे विश्वनाथ वैशंपायन हैं,
रामरस सहगल हैं, सुखदेव राज हैं, सतगुरुदयाल अवस्थी, यशपाल तो खैर उन्हीं का नाम है, वीरभद्र तिवारी, वो 4 नाम ऊपर के जो हैं उनके बारे में वो कहते हैं कि भाई इनके ऊपर ये एलिगेशन लगते रहे हैं। अभी हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे क्या एलिगेशन लगे, क्या बचाव है और उस पर फैक्ट क्या हमको मिल रहे हैं। वो कहते हैं कि इनके ऊपर एलिगेशन लगते रहे हैं लेकिन वो प्रूव नहीं हुए, तो इससे इति सिद्धम ये होता है कि वीरभद्र तिवारी पे भी जो आरोप लगे वो सिद्ध नहीं होते हैं। ये जो सिंहावलोकन कह रही है वहाँ से ये नाम हमने उठाए हैं। इस विश्वनाथ ठाकुर नहीं थे, विश्वनाथ पांडे एक हुआ करते थे। ठाकुर विशेश्वर सिंह अलग है, वो सीआईडी के आदमी हैं, वो पुलिस के आदमी हैं। ठाकुर विशेश्वर सिंह नाम है उनका। ठाकुर विशेश्वर सिंह अलग है। विश्वनाथ वैशंपायन तो इनके अभिन्न मित्रों में से थे। ठाकुर विश्वनाथ वैशंपायन जी अभिन्न मित्रों में से थे और इन्हीं के पकड़े जाने के बाद तो सबसे ज़्यादा मुश्किलें पैदा हुई हैं। ये 15 दिन पहले ही पकड़े गए आज़ाद जी की शहादत के और कानपुर से पकड़े गए हैं। तो अब हम लोग एक एक करके इन नामों को देखेंगे कि इन नामों पे एलिगेशन कौन सी लग रही है, फिजिबिलिटी उनकी कितनी है, उसमें इन्वॉल्व होने की जो उनकी शहादत है उससे संबंधित या इन्फॉर्मेशन देने से संबंधित, और जो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट फैक्ट्स हमको मिल रहे हैं वो क्या कहते हैं। तीनों चीज़ें हैं। तो हम सबसे पहले, अच्छा हाँ, उसके पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, इस पर एक बड़ा लंबा झगड़ा चला है कि किसने मुखबिरी की, किसने सूचना दी, और ये आपस में चल रहा है। जो क्रांतिकारी साथी हैं उनके बीच में चल रहा है और वो 1967 में शुरू हुआ है। 1967 बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। पॉलिटिकली भी अगर आप देखें, सोशली भी देखें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैपन हो रही हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ ये भी हैपन हो रही है कि 1967 के जनवरी से एक झगड़ा शुरू हो रहा है क्रांतिकारी साथियों के बीच में, जो जाके ख़त्म हो रहा है कहाँ, अप्रैल 1968 में। लेकिन मैक्सिमम जो लेख लिखे जा रहे हैं वो लेख लिखे जा रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ 1967 में, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक कुल 14 लेख लिखे गए हैं और 3 पत्रिकाओं में लिखे गए हैं जो कि बहुत फेमस पत्रिकाएं थी अपने ज़माने की। झगड़े की शुरुआत होती है साप्ताहिक हिंदुस्तान से, उसको आगे बढ़ाया जाता धर्मयुग में और फिर फाइनलाइज किया जाता उसको ले जाके दिनमान में। दिनमान जो था जिसमें अज्ञे जी उसके वो संपादक हुआ करते थे, उसका एक रिकैप हम लोग जब देख लेंगे तो आगे की स्टोरी लाइन आपको समझ में आने लगेगी, इसलिए मैंने उसको बनाया है अलग से। ये सबसे पहले हम झगड़े की शुरुआत की बात करें साप्ताहिक हिंदुस्तान से। इसमें जो पहला लेख छपता है वो है चंद्रशेखर आज़ाद के विरुद्ध पुलिस को किसने दी सूचना। ये बिल्कुल यही नाम है, उस लेख का नाम यही है और ये छपा है 15 जनवरी 1967 को। इसके लेखक हैं लल्लन प्रसाद व्यास। शायद उससे मीडिया संबंधी जो लोग हों जानते भी हों, इन्होंने क्रांतिकारियों पे अपने ज़माने में बहुत लेख लिखे थे। लल्लन प्रसाद व्यास जी ने, इन्होंने जो अपना लेख लिखा है उसमें जिक्र किया है कि वीरभद्र तिवारी जी ने मुझे एक लेटर लिखा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, कुछ बताना है मुझे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप मुझे बताइएगा, जब मैं खाली रहूँगा तो मैं खुद ही आ जाऊँगा आपके यहाँ। फिर वो बहुत लोगों को उदाहरण देते हैं, रामचंद्र मुसद्दी जी का उदाहरण देते हैं, विश्वनाथ वैशंपायन जी का उदाहरण देते हैं, करते कराते और लास्ट में फिर उनका वक्तव्य बिना उनका नाम लिए वीरभद्र तिवारी जी का वो छाप देते हैं कि किस तरीके से ये हो ही नहीं सकती, संभव नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के इस लेख का लबोलुआब ये है कि इट इज़ इम्पॉसिबल कि वीरभद्र तिवारी ने सूचना दी हो या उनके ऊपर लगाई गई एलिगेशन बिल्कुल फर्जी है, इस टाइप का इसका जो निकलता है। अब उसका रिएक्शन होना था। अच्छा, इसके जस्ट कुछ दिन बाद 5 फरवरी को उसकी अशुद्धियाँ निकलती हैं जो कि वीरभद्र तिवारी निकालते हैं और वो छोटे से कालम उनकी फ़ोटो लगी, उसके नीचे लिखा हुआ है आज़ाद के साथी, चंद्रशेखर आज़ाद के साथी वीरभद्र तिवारी। और उसमें ये लिखा गया कि भाई आपने ये चीज़ें छोड़ दिया था, कामा बिंदी हलंत, इसको सही कर लें तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा ये लेख, नहीं तो इसका मतलब बदल जाता है, आपने स्टेशन रोड को वेस्टर्न रोड लिख दिया टाइप की बातें। और फिर उन्होंने लिखा कि इसके बाद भी अगर किसी को जिज्ञासा हो तो वो हमारे इस पते पर पूछ सकता है। उन्होंने आर्य नगर का पता दिया है कानपुर में, कि आप इस पते पे पूछ सकते हैं या मिल करके बात कर सकते हैं। ये हो गया। इस पे रिएक्शन जो सबसे पहले आया और सबसे तगड़ा रिएक्शन आया वो विश्वनाथ वैशंपायन जी का आया। वो उस समय रायपुर में पत्रकारिता कर रहे थे, कोई अखबार वहाँ से निकालते थे, उसकी पत्रकारिता के दौरान ही उन्होंने सेम पेपर में यानी कि साप्ताहिक हिंदुस्तान में ही 12 मार्च 1967 को लेख लिखा, क्या वीरभद्र तिवारी निष्कलंक हैं। अब देखिए कैसे घटनाक्रम घटित हो रहा है। फिर उन्होंने उसमें वो तथ्य दिए हैं जिसके आधार पर उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया है, 2-3 फैक्ट, कि वीरभद्र तिवारी ही जिम्मेदार इसके लिए थे। उसके नीचे फिर देखिए 9 अप्रैल 1967 को काशीराम इनके मित्र हुआ करते थे, इनका लेटर छपता है। ये उस समय पांडिचेरी आश्रम में थे, काशीराम जी पांडिचेरी आश्रम में थे, वहाँ से इन्होंने लेटर भेजा, छोटा सा लेटर है
और उसमें उन्होंने लिखा है कि मतलब किस तरीके से, तो उसमें वीरभद्र तिवारी जी को तो कह ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रामरख सहगल की तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि जिस आदमी के पास दल का पैसा था वही जिम्मेदार हो सकता है। अभी उसकी स्टोरी पे मैं आऊँगा, दल का पैसा जो है उसको लेकर के बहुत कहानियाँ हम लोग सुनते भी रहे हैं, कहते भी रहे हैं, तो उस पर अभी हम लोग आएंगे। फिर उसके बाद रामचंद्र मुसद्दी जी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे और जो बनिया समाज के एक ठीक ठाक से नेता कानपुर में अपने ज़माने में माने जाते थे, और इनकी पत्नी का नाम था श्रीमती श्रीदेवी मुसद्दी। इनके घर पे आज़ाद जी रुका करते थे। और एक फैक्ट और मैं बताऊं कि इनका घर और वीरभद्र तिवारी जी का घर और जो सीआईडी के इंस्पेक्टर थे शंभूनाथ, तीनों का घर आपस में जुड़ा हुआ था। तीनों के उतरने और निकलने के रास्ते अलग थे, छज्जे सारे मिले हुए थे एक में, कानपुर में किराए पे रहते होंगे लेकिन सारे आपस में जुड़े थे। उसके बावजूद चंद्रशेखर आज़ाद इनके घर जाते थे, खाना खाते थे, रात को रुकते थे, सोते थे। वीरभद्र तिवारी के घर भी रहे वो बहुत बार। तो ये तो छपा साप्ताहिक हिंदुस्तान में इतना, मतलब एक लल्लन प्रसाद व्यास ने एक शुरुआत की, उसके ऊपर इतने लोगों के लेख आ गए, मतलब विश्वनाथ वैशंपायन जी का, काशीराम जी का और रामचंद्र मुसद्दी, 3 लोगों का। अब फिर ये इन सब से जो फैक्ट निकल के आए उन सब का जवाब दिया किसने? श्री यशपाल ने। और कहाँ दिया? धर्मयुग में। बड़े लंबे लंबे लेख हैं, अब आपको मिल जाएगा अगर आप देखना चाहेंगे तो, है मेरे पास लेख। उसमें 4 सीरीज लिखी गई है, उसकी डेट वहाँ पे दी गई है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। 18 जून, 24 जून, 2 जुलाई और 9 जुलाई, मतलब वीकली ये चला है, साप्ताहिक चूंकि था वो, तो हर हफ्ते निकला है। और उसका जो हेडिंग उसकी थी संदेहों का गोलमाल। अब उसमें पूरा लब्बो लुआब क्या है कि जो चीज़ें उन्होंने सिंहावलोकन में ऑलरेडी लिखी थी वो तो है ही है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें उसको इन्होंने एक्सपेंड किया है। उसके बाद जो डेवलपमेंट है उसको जोड़ करके उन्होंने एक्सपेंड किया है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊं, सिंहावलोकन एक 1955 में किताब के रूप में जो छपा वो संस्करण तो है ही है। उसके पहले 1939 में विप्लव पत्रिका निकली थी, जिसका सबसे पहला मतलब फरवरी का अंक आज़ाद अंक करके था। मतलब आज़ाद के ऊपर पहला कोई अंक था जो स्वतंत्र रूप से छपा था, यशपाल जी ही निकालते थे लखनऊ से उसको। विप्लव में ही पहली बार सिंहावलोकन किस्तवार छपना शुरू हुआ, धारावाहिक। तो जो विप्लव का सिंहावलोकन है उससे बहुत चीज़ें डिफरेंट हैं। जो पहली किताब का संस्करण 1955 का, और 1955 के संस्करण से बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट है जो 1968 के बाद छपा है। तो तीनों सिंहावलोकन एक नहीं मैं कहता, तीनों में डिफर करने वाली चीज़ें हैं। खैर, तो ये फिर जो यशपाल जी ने ये 4 खंड लिखे, इसके लोगों ने पढ़ा। उसी दौरान उसी वर्ष में 2 किताबें भी छपती हैं, जैसे मैंने बताया था विश्वनाथ वैशंपायन जी की पुस्तक का 3rd खंड, मतलब इसके पहले 2 खंड छप चुके थे, जिसका इनॉग्रेशन किया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और फिर ये सितंबर में उसका 3रा खंड छपता है, जिसमें कि इन शहादत से संबंधित चीज़ों का जिक्र होता है, उल्लेख होता है। और उसी के 1-1.5 महीना बाद ही इनकी नंदकिशोर निगम की बलिदान छपती है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि सितंबर 1967 में विश्वनाथ वैशंपायन जी की पुस्तक छपती है और अक्टूबर में उनकी डेथ हो जाती है। मतलब विद इन मंथ, आई थिंक आफ्टर 20 डेज और 25 डेज, इससे ज़्यादा नहीं रहा होगा। वो हार्ट अटैक होता है उनको, वो एक्सपायर कर जाते हैं। तो पूरी जो कहानी है वो साप्ताहिक हिंदुस्तान धर्मयुग में सिर्फ यशपाल जी छपते हैं। उसके बाद फिर सीन में आता है दिनमान, क्योंकि दिनमान के जो संपादक हैं अज्ञेय जी, वात्स्यायन अज्ञेय जी जो हैं, वो खुद भी वो अभियुक्त रह चुके थे, उनके खिलाफ खुद भी मुकदमा चला था, उन्होंने मुकदमा फेस किया था। तो उन्होंने इसकी शुरुआत कैसे की? जब विश्वनाथ वैशंपायन जी की डेथ हो गई तो उनको उन्होंने श्रद्धांजलि दी। वो लिखा है, देखिए, एक क्रांतिकारी की याद करके, और वो 20 अक्टूबर को डेथ हुई है, और वो 12 नवंबर 1967 में उन्होंने ये लिखा है लेख। और उस लेख में फिर उन्होंने उनकी यादों के उससे माध्यम से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपनी भी कही हैं। तो उन्होंने कहा है कि एक क्रांतिकारी सम्मेलन देहरादून में हुआ था, वहाँ इन्होंने विश्वनाथ वैशंपायन जी ने कहा था उनकी जो सबसे बड़ी पीड़ा थी वो यही थी कि जो क्रांतिकारियों का इतिहास है वो उस तरह से नहीं लिखा जा रहा है जिस तरह से लिखा जाना चाहिए, यानी कि कुछ घाल मेल किया जा रहा है। और निश्चित रूप से उन लोगों का जो इशारा था वो यशपाल जी की तरफ ही था, क्योंकि इतना ज़्यादा और कोई लेखन कर नहीं रहा था, स्पष्ट रूप से किसी ने नहीं कहा है। उसके बाद ठीक उसके नवंबर में वो छपा है, 3 दिसंबर और 10 दिसंबर को फिर 2 लेख छपते हैं नंदकिशोर निगम जी के, चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु जिम्मेदारी किसकी, उसमें भी बहुत सारे फैक्ट, हालांकि उनके नए फैक्ट कुछ नहीं है, उन्होंने सारे पुराने फैक्ट को यहाँ वहाँ से इकट्ठा करके सजा दिया है। और फिर निगम जी के लेख पर फिर यशपाल जी लिखते हैं, उसका प्रतिवाद करते हैं कि भाई ये कैसे आपने कर दिया। तो उन्होंने दिनमान को भेजा, दिनमान ने पहले तो मुझे लग रहा छापने से मना ही कर दिया कि भाई आप, क्योंकि उनके लेख में बार बार आता है कि भाई दिनमान का कहना है कि उनके पास जगह ही नहीं है,
जगह की बड़ी किल्लत है, मैंने लेख तो बहुत बड़ा लिखा था लेकिन उनकी जगह वो बता रहे हैं कि जगह की बड़ी किल्लत है, फिर भी उन्होंने छापा, प्रतिवाद छापा। तो उसमें उन्होंने निगम जी का भी जवाब दिया है और साथ में विश्वनाथ वैशंपायन जी का भी जवाब दिया है, या अज्ञे जी ने जो प्रश्न खड़ा किया है अपने लेख में उसका भी जवाब दिया है। और जो लास्ट लेख है वो 2-3 महीने 4 महीने के फ़र्क में छपता है, वो 21 अप्रैल 1968 को छपता है, चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत एक और दस्तावेज, जिसमें सुखदेव राज जो कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ शहादत के दिन थे और भाग गए थे। आप सभी को पता होगा कि एक साथी इनके भागे थे जब गोली चलने लगी, तो फिर यहाँ से भागे थे पार्क से, वो हैं सुखदेव राज। और वीरभद्र तिवारी जी का दोनों लोगों का लेख वक्तव्य छपा है, बड़ा इंटरेस्टिंग वक्तव्य है, इसकी हम लोग बार बार चर्चा करेंगे। अब हम लोग आते हैं जिनके ऊपर आरोप लगे। आरोप लगे तो क्या आरोप लगे, किसने लगाए, क्यों लगाए, और वो आरोप कितने फीजिबल है। ये विश्वनाथ वैशंपायन जी की 1939 की फ़ोटो है। मैंने जानबूझ करके पुरानी पत्रिकाओं से खोज करके पुरानी फ़ोटो लगाई है जिससे कि उस समय का चेहरा इनका देखे। ये विश्वनाथ वैशंपायन जी है। जहाँ ये फ़ोटो विप्लव में लगी आज़ाद अंक में, वहाँ पर जो इनका परिचय लिखा है यशपाल जी ने, उसमें लिखा है कि ये आज़ाद के दाहिने हाथ ही नहीं दाहिने बाएँ दोनों हाथ हैं। और सुशीला देवी जो थी उनकी बड़ी करीबी वो भी थी उसमें दल में। सुशीला देवी जी ने लिखा है कि इनका और आज़ाद का काया छाया का संबंध था, मतलब ही वॉज जस्ट लाइक अ शैडो टू आज़ाद, मतलब ही वॉज वेरी क्लोज टू आज़ाद। तो ये है इनके ऊपर, जैसा कि मैंने बताया कि दोनों जगहों से अगर मिलान कर दिया जाए, यानी कि धर्मयुग में जो छपा और जो यशपाल जी की उसमें छप रहा है सिंहावलोकन में, उससे जो चीज़ें निकल के आ रहे हैं मैंने उसको जीस्ट में रखा है। आरोप जो है इसमें पहले तो उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनकी गिरफ्तारी ही संदिग्ध परिस्थितियों में हुई, मतलब जब उनको पकड़ा गया तो उनके पास भरी हुई पिस्तौल थी, उनके पास गोली थी, लेकिन उन्होंने चलाया नहीं। एक सिपाही कांस्टेबल जिसका नाम भूरे लाल था उसने ही पकड़ लिया, और इतने आसानी से जब गिरफ्तारी हो गई तो आज़ाद जी ने कहा कि सब साले जनखे हैं, मतलब ये भाषा लिखी हुई है उनकी कि जब उनको पता चला तो उन्होंने कहा कि सब साले जनखे हैं, ऐसे ही पकड़े जाते हैं। हालांकि पकड़े बहुत लोग ऐसे गए हैं, सदाशिव मलारपुरकर भी ऐसे ही पकड़े गए हैं, और इवन वहाँ सहारनपुर फैक्ट्री जब पकड़े गए तो शिव वर्मा जी ऐसे ही पकड़े, बहुत लोग पकड़े गए जिन्होंने जो फाइट नहीं कर पाए। ऐसा नहीं कि उनकी मंशा नहीं थी फाइट करने की, लेकिन पुलिस ने इस तरह से ट्रैप किया कि नहीं गोली चल पाई। जरूरी नहीं है कि गोली हर बार ही चले, और इतनी हिम्मत भी नहीं सबकी कि हर बार गोली चलाए। तो ये जो पकड़े गए हैं उसकी बात है। तो ये तो पहले ये कहते हैं कि उनके पास पिस्तौल थी तो उन्होंने गोली चलाई क्यों नहीं, इसका मतलब कि देयर इज समथिंग फिशी, कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी बात ये आती है कि इन्होंने फिर कहा कि इनको ले जाके थाने में पीटा गया और उससे वो टूट करके उन्होंने सारी बातें बता दिया, मतलब ऐसा लोग कहते हैं। यशपाल जी नहीं कह रहे हैं, यशपाल जी छाप रहे हैं अपनी किताब में, लेकिन कह रहे हैं कि ऐसा लोग कहते हैं कि जब उनको प्रताड़ित किया गया तो वो कमज़ोर पड़ गए, उन्होंने अपनी बात वहाँ पर बता दिया। इसका समर्थन सदगुरु दयाल अवस्थी जी ने भी किया है, जो सेंट्रल कमेटी के मेंबर हुआ करते थे और वीरभद्र तिवारी से अच्छे संबंध थे उनके। उन्होंने भी समर्थन किया है कि जो वहाँ की जेल थी सिविल लाइन की कानपुर में, शाम के वक्त जब कोर्ट बंद हो जाया करती थी तो निर्जन सी हो जाती थी, और वहाँ ले जा करके किसी के साथ कुछ भी करो तो पता नहीं चलता था, कोई सुनने वाला नहीं था। और मुझे ये जानकारी मिली है कि जब वैशंपायन पकड़े गए तो इनको शंभूनाथ के घर पे ले जाया गया और वहाँ पर इंस्पेक्टर टीकाराम ने इनको 2 झापड़ मारा था। ये उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है। सच्चाई कितनी है ये तो सबने, इतना कंट्राडिक्टरी है लोगों की स्टेटमेंट आपस में, और इतना मड स्लिंजिंग है एक दूसरे के ऊपर कि मैं वो दिखा रहा हूँ आपको। तो लेकिन ये 2 लोगों ने समर्थन किया कि भाई इनको पीटा गया, इसलिए संभवतः उन्होंने उगल दिया जो बातें थी कि मतलब आज़ाद कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, और फिर पुलिस ने एक्शन कर दिया, हो गया काम। फिर तीसरा वो कहते हैं कि जब ये पकड़े गए तो शिवचरण मैकेनिक, उसका नाम आगे आएगा, शिवचरण मैकेनिक वगैरह की गिरफ्तारी भी हुई। मतलब ये दिखाने के लिए कि जब ये पकड़े गए तो कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए, तो इसका मतलब कि उन्होंने बताया था कुछ तभी तो पकड़े गए। 2 चीज़ें इन्होंने एलिगेशन लगाया, एक का मैंने इसमें उल्लेख नहीं किया है। जो सुशीला देवी और दुर्गा देवी थी उस समय वो इलाहाबाद में ही थी, रसूलाबाद में एक मातृ देवी संस्थान था रामरख सहगल जी का, उसके बारे में लिखा जाता है कि फॉर डिस्ट्रेस्ड वुमेन, मतलब जो निराश्रित महिलाएं थी, विधवाएं थी, उनके लिए वो एक विधवा आश्रम टाइप का बना था। उसका संचालन दिया गया था सुशीला देवी को, और 12 घंटे पहले वो दोनों लोग वहीं पर थीं। 12 घंटे पहले वो लोग गांधी जी से मिलने गई थी ये रिक्वेस्ट करने के लिए जो इरविन से समझौता चल रहा है उसमें भगत सिंह और उनके साथियों को भी छोड़ने की बात की जाए, और वो आज़ाद जी ने ही भेजा था उन दोनों लोगों को। लॉर्ड इरविन के साथ जो बात चल रही थी गांधी जी की, इवन 27 तारीख को जब यहाँ पर गोली चल रही थी तो गांधी जी की उसमें वार्ता चल रही थी इरविन से, सेम डे इरविन के साथ 27 को, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें एक तो शिवचरण की बात वो कहते हैं कि गिरफ्तारी हुई तो शिवचरण गिरफ्तार हो गए, और दूसरी बात ये कि एस टी होलेंस ने अपनी किताब में लिखा है कि इन 2 महिलाओं के बारे में हमें पता था
कि वो इलाहाबाद में हैं, लेकिन हमने इसलिए नहीं गिरफ्तार किया कि हमें लगता था कि उसमें से एक जो विधवा महिला है वो सुंदर सी है, तो ये आपस में लड़ेंगे क्रांतिकारी। ये लिखा है उसने, एस.टी. होलिन्स की नोट इन कमांडेंट्स में पढ़ा, आप पढ़ सकते हो। उसने लिखा है कि हम लोगों को ये अंदाज था कि इसको लेकर के आपस में इनके भीतर झगड़ा होगा, तो इसलिए हम लोगों ने उसको, मैंने और नाट बाबर ने आपस में बात करके तय किया कि इनको हम पकड़ेंगे नहीं। मेरा उस पर नहीं जाना, मेरा ये कहना है कि यशपाल जी कह रहे हैं कि ये बात तो एस.टी. होलिन्स को कहता पता चली, इसका मतलब वैशंपायन जी ने बताया होगा, मतलब अंदाज। भाई ऐसा नहीं है कि सीडीआई कोई, उस समय की सीआईडी कोई छोटी संस्था थी, वो उसमें बहुत बड़ी हुकूमत की एक बहुत बड़ी खुफियागिरी की संस्था थी, और वो किस लेवल पे काम करती थी वो उस समय के जब डॉक्यूमेंट्स आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो किस तरीके से इंटरसेप्शन और सारी चीज़ें करते थे। तो खैर, लेकिन उन्होंने ये आरोप लगाया है। अगला आरोप ये है कि इनको आर्म्स एक्ट में जेल भेजा ही नहीं गया। इनको जेल भेजा गया था 1818, जो बंगाल का 1818 का रेगुलेशन 3 में, ये उन्होंने कहा है। ये उस समय का रेगुलेशन बना था क्रांतिकारियों को, स्पेशली क्रांतिकारियों या जो जिसको एक्सट्रीमिस्ट कहते थे ये लोग, उसको पकड़ने के लिए था। इसका बड़ा विरोध भी हुआ था, एक बार इसको रिपील भी किया था, फिर इसको लागू कर दिया गया था। मतलब शक के आधार पर किसी को पकड़ सकते थे, बड़ा मतलब ड्रैकोनियन, हाँ ड्रैकोनियन, जी हाँ, ये बड़ा ड्रैकोनियन टाइप का रेगुलेशन था। तो इसमें ये कहा कि ये जो है वो इस रेगुलेशन के तहत भेजे गए, जबकि उनके पास से भरी हुई पिस्तौल मिली, फिर भी उनको आर्म्स एक्ट में नहीं भेजा गया, क्योंकि ही इज़ क्रिएटिंग अ सस्पिशन, ही इज जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ सस्पिशन ऑन, जो भी उनका टारगेट है उस पर वो सस्पिशन क्रिएट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उनको आर्म्स एक्ट में जेल नहीं भेजा गया था। फिर उन्होंने जो सदगुरुदयाल अवस्थी जी, इन्होंने भी आरोप लगाया कि भाई ये बात तो सही है कि जब वो झगड़ा चल रहा था तो यहाँ पर एक एडीएम साहब से फला व्यक्ति से कह करके इन्होंने एक फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया था। किसने? विश्वनाथ वैशंपायन जी ने, कि भाई आप कह दो कि मैं कोर्ट, वो मैं उसमें जेल जो गया था वो आर्म्स एक्ट में ही गया था। अब ये जो यशपाल जी की बात आ रही है और सदगुरुदयाल अवस्थी जी की बात आ रही है, ये क्यों इतना पीछे पड़े हैं विश्वनाथ वैशंपायन जी के? इसका भी रीज़न है, क्योंकि विश्वनाथ वैशंपायन जी ने जो यशपाल जी और प्रकाशो, उनकी पत्नी थी श्रीमती प्रकाशवती, उनसे जो अफेयर था उसको उन्होंने इसमें खुल करके लिखा है। उससे वो नाराज़ थी कि इसने मतलब ये सबके सामने उजागर किया या जो भी है। ये भी विश्वनाथ वैशंपायन जी का कहना है कि इसीलिए वो मुझसे नाराज़ था कि वो सच्चाई लिख देगा तो सब मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए वो मेरे ऊपर हमला बोल रहे थे। सदगुरुदयाल अवस्थी जी के बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि ये तो यहीं घूमते रहते हैं, जब देखो तो जो खोकी नानी बाला जो थी, एक मासी माँ थी, उनकी भांजी थी खोकी, उनके बारे में कहा जाता है कि उनसे इनका संबंध था, तो उनके चक्कर में ये अल्फ्रेड पार्क के आसपास घूमते रहते थे और मेरी गिरफ्तारी के दिन भी वो मुझसे मिले थे। हालांकि इन्होंने उसका खंडन भी नहीं किया अपने उसमें, इसका मतलब ये मिले थे। और वो इन्होंने ही ये बात कानपुर में फैला दी कि आज़ाद तो अल्फ्रेड पार्क में मिलते हैं लोगों से। अब जब इतनी सूचना पुलिस को मिल गई तो सीआईडी, पूरी पुलिस यहाँ पर टूट पड़ी। मतलब वहाँ पर रेकी लगा दिया, आइडेंटिफायर लगा दिया, वॉचर्स लगा दिया, सबको लगा दिया, विच इज़ मोस्ट प्रोबेबल। अगर ये किसी को पता चल जाए कि इस स्थान पे, जैसे दिल्ली में वो कुदसिया बाग में मिला करती थी चंद्रशेखर आज़ाद जी, किसी से मिलना होता था, और कानपुर में ग्रीन पार्क में मिला करती थी, एक आध पार्क और छोटे मोटे रहे होंगे, इलाहाबाद में इकलौता यही बड़ा पार्क था। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमेशा हवाखोरी के लिए भी जाते थे और मिलने का काम वो जनरली, क्योंकि वो अपने कमरे पे किसी को बुलाते नहीं थे। और उनका जो मैंने पूरा अध्ययन किया है तो हर शहर में एक आवास ऐसा होता था जो सिर्फ आज़ाद को पता होता था या उस साथी को पता होता था जो कमरा छोड़ के कहीं जाता नहीं था, बाकी वो किसी को नहीं बताते थे। मतलब जो उनके क्लोज फ्रेंड्स होते थे उनसे भी बाहर मिलते थे वो। और यही कारण था कि 1923 में जो व्यक्ति क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हुआ वो 1931 तक चला, जिसके ऊपर 7-7, 8-8 केसेस थे और जिसके ऊपर मतलब जो फ्यूजिटिव जिसको घोषित किया गया था, एब्सकॉन्डर घोषित किया गया था, जिसके लिए पुलिस बेकरार थी लेकिन पकड़ नहीं पा रही थी। उसका रीज़न यही था कि वो अलर्ट बहुत थे, चौकन्ने बहुत थे। तो ये तो संभव ही नहीं है कि मतलब ऐसे कोई एकदम से देख के पहचान ले और इनकाउंटर हो जाए और मुठभेड़ हो जाए और गोली चल जाए और आदमी जो है शहीद हो जाए। इट्स इम्पॉसिबल। तो ये इन लोगों के आरोप थे। उसमें बचाव के बारे में जो बात आती है कि इसके बारे में तो विश्वनाथ वैशंपायन जी ने ही बहुत डिटेल में लिखा है। जो उनकी पुस्तक है श्री अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, उसमें बहुत डिटेल में उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से मेरी गिरफ्तारी हुई। शिवचरण के घर में गया पार्टी की कार का पैसा लेने के लिए और मेरे सामने वीरभद्र तिवारी उस घर से निकला,
फिर जो है उसने शिवचरण ने मुझे मना कर दिया कि भाई वो अभी नहीं आएगा, 2 घंटे बाद आएगा। फिर मैं मुसद्दी जी के घर चला गया, मैंने मना कर दिया कि कोई आएगा तो बताना मत कि मैं आया हूँ। फिर वीरभद्र तिवारी वहाँ आए और उन्होंने पूछा, उन्होंने कह दिया कि हाँ वो तो यहाँ आए नहीं। फिर मैं शाम को आया शिवचरण के यहाँ, और शिवचरण के घर से जब उतर के मैं जाने वाला था, जैसे साइकिल पर चढ़ने की कोशिश किया तो 10-12 पुलिस वालों ने मुझे घेर करके पकड़ लिया। गोली चलाने का मुझे मौका नहीं मिला। ये रिपोर्ट फोर्टनाइटली रिपोर्ट में भी निकली है। जो फोर्टनाइटली रिपोर्ट साइन चीफ सेक्रेटरी की साइन से भेजी जाती थी हर महीने, उसमें भी ये खबर निकली है। नाम नहीं है विश्वनाथ वैशंपायन जी का, लेकिन उसमें लिखता है कि वेरी इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरी हैज़ बीन अरेस्टेड इन कानपुर विथ अ लोडेड गन, पिस्टल एंड विथ 24 अम्यूनिशंस। ये मतलब उसका पूरा सेंटेंस है फोर्टनाइटली रिपोर्ट का। दैट मीन्स कि ये ठीक है। और जो सरकारी फाइलें कहती हैं उसमें चंद्रशेखर आज़ाद के अलावा अगर किसी को बेसब्री से पुलिस खोज रही है तो वो ये आदमी है, विश्वनाथ वैशंपायन जी। ना तो उसमें यशपाल जी को खोज रही है वो कहीं, ना तो उसमें वीरभद्र तिवारी को खोज रही है कहीं, ना सतगुरु दयाल अवस्थी को खोज रही है कहीं। किसी एक आदमी के लिए आइडेंटिफायर अगर मांगा जा रहा है, वॉचर्स मांगे जा रहे हैं, या फोटोग्राफ मांगी जा रही है, या नए व्यक्ति डेवलप करने की बात की जा रही है, तो विश्वनाथ वैशंपायन, दैट मीन्स ही इज वेरी इंपॉर्टेंट, ही इज काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अरेस्ट ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद। क्योंकि देखिए, गोली चलने का तो किसी को इल्म नहीं था कि गोली चलेगी। हालांकि ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि आज़ाद मानेंगे नहीं, वो गिरफ्तार नहीं होंगे। लेकिन पुलिस वाले हमेशा यही मान के चलते हैं कि भाई हम पकड़ेंगे, क्योंकि वो लीडर थे। लीडर के पकड़ने से बहुत सारी जानकारियां भी मिलती हैं। तो उनकी जो प्राइमरी वो थी, प्लानिंग थी, वो तो पकड़ने की थी। वो अलग की बात है कि वहाँ गोली चली, लगी, इनको लगी, उनको लगी, वो अलग की चीज़ है। फिर उन्होंने दूसरी बात ये कही है कि शिवचरण तो पकड़ा ही नहीं गया था, और ये बिल्कुल सही है। जो यशपाल जी एक क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे हो रहा कि यशपाल जी के इनके पकड़ते ही, वैशंपायन के पकड़ते ही कुछ गिरफ्तारियां हुई थी जिसमें शिवचरण भी था। तो शिवचरण तो पकड़ा ही नहीं गया है। शिवचरण अपने बयान में कह रहा है कि जब मेरे ऊपर एलिगेशन लगने लगा कि वैशंपायन को मैंने पकड़ा दिया तो मैं हट गया। अब हट के कहाँ गया नहीं पता, नोबडी नोज कहाँ चला गया हट करके, लेकिन मैं हट गया। और फिर वो कब गिरफ्तार हो रहा है? जिस दिन आज़ाद शहीद हो रहे हैं। और कहाँ गिरफ्तार हो रहा है? इलाहाबाद में। और ये कौन बता रहा है? सतगुरु दयाल अवस्थी। क्योंकि सेम डे सतगुरु दयाल अवस्थी गिरफ्तार हो रहे हैं कानपुर में। दूसरे दिन 27 को गिरफ्तार हो रहे 2 बजे। उनको जब वहाँ से ले आया जा रहा है इलाहाबाद, तो जिस यूरोपियन हवालात में उनको बंद किया जा रहा है उसमें राजेंद्र निगम और शिवचरण मैकेनिक दोनों बंद हैं। ये इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं कि 28 तारीख को ये पकड़ा गया। उसके बाद ये मुझे लग रहा है कि 12 या 13 मार्च में एक स्टेटमेंट देता है। बड़ा लंबा स्टेटमेंट है, 30-35 पन्ने का स्टेटमेंट है। वो पब्लिक नहीं है, लेकिन मुझे कहीं से मिला पढ़ने के लिए, तो मैंने उसको पूरा पढ़ा है। उसका भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। अब जो फैक्ट मैं दिखा रहा हूँ कि जो सरकारी फाइलें कहती हैं कि विश्वनाथ वैशंपायन आर्म्स एक्ट में ही गए थे। उनकी जो हिस्ट्री शीट है उसमें पहली एलिगेशन यही है कि इनको आर्म्स एक्ट में जेल भेजा गया। जो अपनी वो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। दूसरा, जो जेल रजिस्टर है, जब इनको यहाँ से दिल्ली ले जाया गया था, जो वायसराय की ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया गया था 23 दिसंबर 1929 को, जिसमें यशपाल जी थे, उसको उसमें एक मुकदमा संस्थित हुआ था, खड़ा हुआ था, जिसमें कई लोगों को नामजद किया गया था। ये भी नामजद थे। इनको भी ले जाया गया वहाँ पर, लेकिन एनी हाउ ये केस वहाँ पर चल नहीं पाया और बाद में ये डिक्लाइन हो गया था। तो जब डिक्लाइन हो गया तो ये हुआ कि इतना इंपॉर्टेंट आदमी छूट कैसे जाएगा। तब इनके ऊपर पुलिस रेगुलेशन एक्ट 1818 की जो धारा थी वो इम्पोज की गई है, और फिर इनको 1938 तक इनको जेल में रखा गया है, 1938 तक। बहुत सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई मुखबिरी करेगा, कोई गद्दारी करेगा, तो पुलिस उसको 7 साल 8 साल जेल में तो नहीं रखेगी। बहुत सिंपल सी बात है। और दूसरी बात होती है कि जो मुखबिर आदमी बनता है, या तो डर से बनता है, या तो लालच से बनता है, और या तो इंतकाम लेने के लिए बनता है। 3 ही मुद्दे होते हैं और कोई चौथा मुद्दा नहीं है। यह है कि तुमको मार देंगे, तुम्हारे बच्चे को मार देंगे, तुम्हारी पूरी परिवार को बर्बाद कर देंगे, तुम्हें जेल भेज देंगे। और तीसरी चीज़ होती है इंतकाम, कि अपमान की भावना आपके मन में कहीं से हो कि इसको तो हम मरवाएंगे चाहे जो हो। ये 3 कंडीशन होती है। उसमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है इन केस ऑफ विश्वनाथ वैशंपायन। तो मेरे समझ से ये संदेह के परे हैं, मेरे समझ से। इसमें आप लोगों का क्या अध्ययन है वो आप लोग जाने। फिर अगले आदमी है रामरख सहगल। इनका चेहरा देख लीजिए आप लोग। इनका बैकग्राउंडर ये है कि इन्होंने चांद पत्रिका निकाली थी, उसका फांसी अंक निकाला था, बड़ा फेमस अंक हुआ करता था। उसमें फांसी अंक आज भी आता है, बहुत फेमस अंक था। उसमें भगत सिंह जी ने भी लिखा है, शिवराम जी ने भी लिखा है, शिव वर्मा जी ने अलग अलग नामों से लिखा है, लेकिन वो लिखा गया था उस समय के जितने क्रांतिकारी। जी कौन सा? नहीं, मासिक था। भविष्य पत्र जो था वो साप्ताहिक था।
भविष्य अखबार है, चांद पत्रिका है। चांद पत्रिका का अंक आपको मिल जाएंगे, पब्लिक लाइब्रेरी में ही बगल मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। तो ये इनका ये था कि इनके ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशंस लगे, और ख़ास करके जो कांग्रेस दल के लोग थे, यशपाल जी का कहना है, मेरा नहीं कहना, फिर से मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरा इसमें कुछ भी नहीं कहना, मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने जो पढ़ा है वो मैं आपको बता रहा हूं कि यशपाल जी ने कहा कि उमा नेहरू जी ने मुझसे पूछा कि ये रामरख सहगल का क्या हाथ है, तुम बताओ। पता तो ये चला कि दल का बड़ा लंबा चौड़ा पैसा इसके यहाँ बकाया था। जब इससे मांगने के लिए आज़ाद गए तो इसने पुलिस को टिप दे दिया, मरवा दिया इसने। इनके ऊपर एलिगेशन जो है वो पढ़ लीजिए। एक तो ये था कि पैसे की बात आ गई, इन्होंने टिप दे दिया। दूसरे जो मैंने बताया, काशीराम जी का जो पेपर वो छपा था इसके पहले वहाँ दिनमान में, हम लोग उसमें देखा साप्ताहिक हिंदुस्तान में, उन्होंने भी कहा है कि बात तो आप चाहे वीरभद्र तिवारी की करो, लेकिन असली आदमी तो वो है जिसके पास दल का पैसा बकाया था, उसको देखो घेरो। तो ये इन्हीं की तरफ इशारा कर रहे थे। और यशपाल जी ने संदेहों के गोलमाल जो धर्मयुग में छपा था उसमें भी इन्हीं बातों को आगे बढ़ाया है। और फिर इनकी एक डायरी के कुछ पन्ने छपे थे 1946 में, 1946 में कर्मयोगी उसमें आता था, कर्मयोगी एक पत्र था, उसमें इन्होंने लिखा था। तो उसमें इन्होंने लिखा था कि मोहनलाल जी जब जेल से छूटे तो उन्होंने मुझे आके बताया कि यार तुम कुछ छपवाते क्यों नहीं, तुम्हारे खिलाफ तो पूरे शहर में ये कहा जा रहा है कि तुम्हें टिप दे दिया, पुलिस को मरवा दिया, तुमको कुछ छपवाना चाहिए। तो उन्होंने कहा यार ये तो हद ही हो गई, चंद्रशेखर आज़ाद तो मेरे यहाँ हमेशा आते थे, पैर छूते थे मेरा, मतलब डायरी में अपने उन्होंने लिखा है। उस डायरी का भी जिक्र पुस्तक में मिलेगा। इसमें बचाव में जैसा कि मैंने बताया कि कर्मयोगी में ही उन्होंने इसका खंडन किया। फिर उन्होंने ये कहा कि बड़ा बड़ा मार्मिक टाइप का शब्द उन्होंने लिखा है कि जब मैं, अच्छा एक चीज़ और है कि इनकी गिरफ्तारी भी हो रही है। गिरफ्तारी मतलब चंद्रशेखर आज़ाद जी शहीद हो रहे हैं 27 को, इनकी गिरफ्तारी 2 मार्च को हो रही है, मतलब तीसरे दिन। तो इन्होंने कहा कि जब मैं जेल की सलाखों के पीछे बैठ करके अपने पूर्वजों के पापों का प्रायश्चित कर रहा था, ये शब्द उन्होंने क्यों लिखा है, इनकी जब जीवनी पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा है कि इनको छोड़कर इनके घर के जितने भी पुरखे थे और इनके बाकी के लोग थे वो राजभक्त थे, अकेले यही थे जो क्रांतिकारियों से भी जुड़े थे, कांग्रेस से भी जुड़े थे, और कई बार जेल गए। 40 बार इनके यहाँ रेड हुई है, 40 बार इनके छापा खाने की चेकिंग हुई है। और पंडित सुंदरलाल का ग्रंथ बड़ा फेमस है, अंग्रेजी राज, भारत में अंग्रेजी राज 2 खंडों बाद में छपा, वो पहले यहीं से छपा था, उसके ऊपर इनको जुर्माना लगा था, इनका छापा खाना बंद हो गया था, मतलब इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस प्रेस एट दैट टाइम। तो एक तो इन्होंने ये लिखा कि जो है वो जब मैं बंद था और अपने पुरखों का प्रायश्चित कर रहा था, तो उस समय एक पत्रकार महोदय जो भविष्य के प्रचार से और उसके लोकप्रियता से जलते थे, उन्होंने ये अफवाह उड़ाई, जो कि संभव है। अगर आदमी कोई रिफ्यूट करने के लिए नहीं है, अपनी बात रखने के लिए नहीं, जेल में बंद है 2 साल तक, तो आप उसके बारे में कोई बात उड़ाएंगे तो लोग मान लेंगे, किसको पता है कि कहाँ एक्चुअल में क्या हो रहा है। ठीक, फिर उन्होंने, यशपाल ने भी इसका खंडन किया। यशपाल ने सिंहावलोकन में लिखा है कि मुझे दल की कंडीशन पता है, आर्थिक स्थिति क्या थी उस समय, और दल का कोई पैसा किसी पे बकाया नहीं था, जो कि सही भी है, क्योंकि इनके 80 साथियों के संस्मरण तो मैंने पढ़े हैं, 80 साथियों के संस्मरण मैंने पढ़े हैं, किसी संस्मरण में नहीं आया है कि इनका पैसा कहीं बकाया था। भाई किसी को तो पता होता, विश्वनाथ वैशंपायन को पता होता कि पैसा बकाया है, या किसी अन्य को पता होता कि पैसा बकाया, दैट मीन्स कि ये वास्तव में अफवाह ही थी। तो जो फैक्ट मुझे अन्य उस टाइप के इंडिपेंडेंट सोर्सेज से मिले हैं, उसमें यही है कि पहले तो द लीडर में निकला है, द लीडर में जिन 4 जगहों की सर्च की गई है आफ्टर मार्टरडम, जब ये मार्टर हो गए हैं शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी, तो अगले दिन यानी कि 28 तारीख को सिर्फ 4 जगहों की सर्च हुई है। उन जगहों को मैं बता दे रहा हूँ। पहली जगह थी रामरख सहगल जी का घर बेली में, बेली हॉस्पिटल जो वहाँ उनका घर हुआ करता था, बहुत बड़ा बंगलो था, उसकी सर्च हुई है। दूसरा चांद प्रेस जो था उसकी सर्च हुई है। तीसरा चांद डिपोट था जहाँ पे चीज़ें रखी जाती थी, उसकी सर्च हुई है। और चौथा जहाँ वो मैंने बताया मातृ देवी जो संस्था हुआ करती थी रसूलाबाद की, उसकी सर्च हुई है। इसके अलावा कोई सर्च नहीं हुई है। और इन चारों सर्च को जो लीड कर रहे थे वो एसपी रैंक के अधिकारी हैं। मतलब जैसे इनके घर पे जो गया वो ब्लंडन था, मिस्टर ब्लंडन सीआईडी का एसपी हुआ करता था। मतलब छोटी पार्टियां नहीं बनी हैं, बहुत हाई फाई पार्टियां बनी हैं। मतलब एक उसमें से डिप्टी एसपी है, बाकी 3 एसपी रैंक के अधिकारी हैं इनके घर को सर्च करने लिए। क्यों? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को या सीआईडी को पहले से थी कि इन्हीं ने रुकवाया हुआ है मातृदेवी में दोनों महिलाओं को। इसका मतलब इनका रोल होगा। कुछ लोग अंदाज लगाते हैं कि चूंकि सुखदेव राज यहाँ से भाग करके वहीं गए थे, भविष्य में नौकरी करते, ये पुलिस को पता चल गया था। लेकिन ये पुलिस को कहीं से पता नहीं है, सीआईडी को कहीं से पता नहीं है। उनको ये पता था कि मातृ देवी संस्था जो है वो रामरख सहगल की है और इसमें ये दोनों महिलाएं रह रही हैं, उनको पता था। तो इनको ये मालूम था कहीं ना कहीं से ये सपोर्ट कर रहा है, तो कुछ यहाँ से हासिल हो सकता था। इस पर इनके 4 जगहों की सर्च हुई है, कुछ नहीं मिला है। कुछ कागजात, कुछ पेपर्स ऐसे ही पुलिस उठा के ले गई और फाइनली इनको देशद्रोह की धारा में इनको जेल भेजा गया है 124A।
उस दौरान उनकी एक्चुअल में सहायता किए हैं उसको उन्होंने जेल नहीं भेजा है, कभी नहीं भेजा है। तो इसका मतलब कि इनकी भी भूमिका असंदिग्ध मेरे हिसाब से। फिर हम लोग आते हैं अगले नाम पे सुखदेव राज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सुखदेव अलग हैं, ये सुखदेव राज है, ये सुखदेव राज है। वो सुखदेव तो बहुत पहले ही जेल चले गए थे सैंडर्स के उसके वध के बाद ही, और फिर उन लोगों का तो जब तक ये आज़ाद जी का वो हुआ तब तक उनका ट्रायल होकर के फांसी की सज़ा डिक्लेयर हो गई थी। वो तो फांसी की सज़ा का इंतजार चल रहा था उसके दौरान जेल में थे। हाँ, जेल में थे उस समय सुखदेव। ये दूसरे थे, ये सुखदेव राज है। सुखदेव राज की भूमिका यही है कि जिस दिन शहादत हुई, जिस दिन गोली चली है पार्क में, उस दिन यही बैठे हुए थे आज़ाद जी के साथ। यस, और कौन लोग थे? बस 2 ही लोग बैठे थे। उसके पहले 2 लोग मिलकर के जा चुके थे। यशपाल और सुरेंद्रनाथ पांडे गेट पर मिलते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी से, और फिर वो चले जाते हैं चौक। कौन कौन यशपाल? यशपाल और सुरेंद्रनाथ पांडे। सुरेंद्रनाथ पांडे जी भी बड़े फेमस कानपुर के वो रहे हैं क्रांतिकारी। इन दोनों लोगों का वक्तव्य, इन दोनों में सुरेंद्रनाथ पांडे जी का तो लिखित में कुछ नहीं मिलता है। यशपाल जी ने ये कहा है कि हम लोग आज़ाद के साथ ही रहते थे, और जो पार्क है उसके गेट तक हम दोनों लोग साथ ही आए, और फिर वहाँ से हम लोग, चूँकि हमें रूस जाना था तो उसके लिए हम लोगों ने सोचा ठंडा प्रदेश है तो कुछ ठंडे कपड़े खरीद लें और दवाइयाँ वगैरह खरीद लें, तो हम लोग चले गए चौक। और उसके 1 घंटे बाद ये हमको सूचना मिली कि वहाँ गोली चली है कहीं पार्क में और कोई क्रांतिकारी शहीद हो गया है। तो हम लोग समझ गए कि वही है, तो मैं उत्तेजित हो गया वहाँ जाने के लिए। यशपाल जी कह रहे हैं चौक में, लेकिन सुरेंद्रनाथ ने मेरा हाथ पकड़ा कि वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है और कुछ भी हो सकता है वहाँ पर, तो वहाँ मत जाओ। फिर मैं उस कमरे पर गया जहाँ आज़ाद रहते थे। वहाँ मुझे भवानी सिंह रावत मिले। मैंने उनसे कहा तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो, आज़ाद तो पुलिस की गोलियों से शहीद हो गए। और फिर यहीं पे वो ख़त्म कर देते। उसके बाद भवानी सिंह रावत कहते हैं, जो कहते हैं वो मैं यशपाल वाले खंड में डिटेल में बताऊंगा आपको क्या कहते हैं। इनके साथ जब वो लोग मिलकर चले गए दोनों, तो कौन थे? और यही तो थे जो आपके सामने फोटो लगी है। सुखदेव राज बचे थे। वीरभद्र तिवारी तो बाद में आ रहे हैं ना। वीरभद्र तिवारी तो देखे गए थे सड़क पे। इन्होंने ही कहा था कि वीरभद्र तिवारी जाते हुए दिखे थे। इन्होंने ही कहा था कि एक आदमी को जाते हुए देख करके आज़ाद ने कहा कि अरे ये वीरभद्र तिवारी कहाँ से आ गया, इसकी मौत ही इसको खींच करके ले आई है। और मैं इन वीरभद्र तिवारी को पहचानता भी नहीं था, मैंने पीछे से देखा उस आदमी को। ये बात इन्होंने ही कही, और इस पे यशपाल ने कहा है कि इन्होंने ज़बरदस्ती ये बात कही है। मतलब यशपाल समझता हूँ कि एक बार ये पूरा अपना हाँ लंबा होगा। देखिए अभी मुझे लग रहा है 48 मिनट तो अभी हो गए हैं, अभी 2-3 लोग बचे हुए जी। मैं आप प्रश्न नोट कर ले, मैं सारा बता दूंगा। आप प्रश्न को आंसर सेशन हम लोग कर लेंगे। सुखदेव राज जी पे एलिगेशन क्या थे वो मैं बता रहा हूँ। एक तो ये एलिगेशन था यशपाल जी का जो सिंहावलोकन में है। उन्होंने कहा कि कई साथियों के साथ ऐसा हुआ कि उनके साथ सुखदेव राज ही था, और जब पुलिस ने घेराबंदी की, गोली चली, तो वो पकड़ा गया या मारा गया ये भाग गया। नीचे लिखा हुआ, एक तो विशंबर मारे गए थे उसमें वो इन्होंने कहा कि वो जो है ये बच गया सुखदेव राज वहाँ पे। दूसरा एलिगेशन उन्होंने लगाया कि धन्वंतरी के साथ भी ये पकड़ा गया, धन्वंतरी पकड़ा गया, ये बच गया। तीसरा फिर आज़ाद के साथ भी यही था, ये बच गया और आज़ाद वहाँ पर शहीद हो गए। और शालीमार बाग वहाँ पे लाहौर में हुआ करती थी जहाँ ये गिरफ्तार होते हैं सुखदेव राज, वहाँ पर भी एक व्यक्ति जगदीश नाम था, वो शहीद होते हैं। नया लड़का था बिल्कुल, आप समझ लीजिए कि वो BA में पढ़ता था लखनऊ यूनिवर्सिटी में, और वो सिर्फ चला गया था जोश जोशमीन के साथ और वो शहीद हो जाता। एक्चुअल में उसको फर्जी मार दिया था पुलिस वालों ने उस समय। और उसके जो दादा थे वो जज थे, उन्होंने बाद में उस पर वो कहा कि उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि कभी वो क्रांतिकारियों के संपर्क में था। पुलिस कह रही है कि नहीं साहब उसने गोली चलाई, और सुखदेव राज कह रहे उसके पास तो पिस्तौल ही नहीं थी, गोली कहाँ से चला दिया उसने। तो ये 4 एलिगेशन लगते हैं सुखदेव राज के ऊपर कि ये बार बार बच कैसे जाता है। भाई किसी के मन में डाउट उत्पन्न हो जाएगा, बात तो सही है कि एक ही आदमी बच रहा है, दूसरा आदमी पकड़ा जा रहा है या मारा जा रहा है। तो फिर और दूसरी एलिगेशन वही लगाते हैं कि एक बार दुर्गा देवी यानी दुर्गा भाभी बहुत बाद में, मतलब 20 साल 25 साल बाद किसी शादी में इंस्पेक्टर शंभूनाथ से मिली जो रिटायर हो चुके थे SP होकर के। तो ऐसे बातचीत होने लगी, तो उन्होंने पूछा कि भाई उसमें सुखदेव राज का क्या हाथ था या जो था। तो उन्होंने कहा कि देखो, एक तो वो कुछ दिन पहले मुझसे नौकरी मांगने आया था 60 रुपये की। अब ये 60 रुपये की ही नौकरी कर रहे थे उसमें भविष्य में ये प्रूफ रीडर थे। सुखदेव राज भविष्य में प्रूफ रीडर थे। यशपाल लिख रहे हैं कि उन्होंने कहा कि दुर्गा भाभी को शंभूनाथ ने जो बताया, उन्होंने कहा कि मुझसे कुछ दिन पहले ही नौकरी मांगने आया था। मैंने कहा प्रॉपर चैनल से तुम लेटर दो, फिर हम लोग देखेंगे। दूसरी चीज़ ये थी कि इनकी हरकतों से परिचित थी दुर्गा भाभी, इसलिए जो है
उनको अब कोई ये मानने को तैयार ही नहीं कि सुखदेव राज का हाथ उसमें नहीं था। अच्छा, इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि दुर्गा भाभी जीवित हैं, दुर्गा भाभी 95-96 में एक्सपायर कर रहे हैं, उन्होंने लिखित में कहीं नहीं कुछ कहा। मतलब जबान आपकी लिख हम रहे हैं। अरे भाई हम भी लिखे पढ़े हैं, वो तो विद्यालय चलाती थी, मॉन्टेसरी स्कूल चलाती थी, आज भी चलता है, मॉन्टेसरी स्कूल आज भी चलता है, और फेमस पर्सनैलिटी थी, आना जाना तमाम, उन्होंने अपने लेख लिखे, तमाम संस्मरण लिखे हैं, तो उन्होंने अपना क्यों नहीं लिखा? आप क्यों उनके पैरोकार बन रहे हैं, आप क्यों लिख रहे हैं? मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें ये एलिगेशन सुखदेव राज ने भी लगाया था, विश्वनाथ वैशंपायन ने भी लगाया था कि जिस दिन भाभी अपने हाथ से लिखेंगी कहीं पे, उस दिन हम मानेंगे कि वो इस बात पर भरोसा नहीं करती, दूसरा क्यों लिख रहा है। बात तो सही है कि भाई जो कह रहा है वो कहे, दूसरा क्यों कहेगा। इसमें बचाव के पक्ष में इनकी अपनी एक किताब 1971 में प्रकाशित हुई है सुखदेव राज की, जब ज्योति जगी करके है, वो मिल भी जाती है, मुझे लग रहा है लोक भारती से या राजकमल से छपी हुई है। तो उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का खंडन किया है। उन्होंने पहले तो वो 8 मुकदमे दिखाए जो उनके ऊपर थे, क्योंकि यशपाल जी ने ये कहा कि ये तो फरार ही नहीं था, ये तो फरार ही नहीं था, तो फिर ये को मतलब जब इन्होंने लिखा कि ये नौकरी मांगने कहाँ गए हैं शंभूनाथ से, तो अब उसमें मन में आपके आएगा कि ये क्रांतिकारी और ये पुलिस वाले के पास पहुँच कैसे गए आप नौकरी मांगने, उसको पकड़ा क्यों नहीं पुलिस वाले ने? तो उसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने कहा कि उस पर तो कोई केस ही नहीं था, वो तो फरार ही नहीं था, इसलिए वो गया था। अब इन्होंने लिस्ट दी है 8 मुकदमों की, जो कि बिल्कुल सत्य हैं। 8 मुकदमों में ये नामजद है और फरार भी है। कोई भी आदमी अगर 8 मुकदमों में नामजद होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि पुलिस से या CID से बचने का प्रयास करेगा, क्योंकि वो कभी भी पकड़ा जा सकता है। तो ये तो 8 मुकदमे। फिर उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन अपनी किताब में दिया कि जो एलिगेशंस ये लगा रहे हैं यशपाल, इनका दिमाग विकृत हो गया है, ये शब्द उन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा कि भाई 4 नवंबर 1930 को जो विशंभर की बात कर रहे हैं, उनके साथ टहल सिंह था, मैं तो था ही नहीं, और ये सही है, उनके साथ टहल सिंह थे, वहाँ पर सुखदेव राज नहीं थे। तो एक केस तो उन्होंने फर्जी कह दिया। दूसरा धनवंतरी के साथ ये थे, जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस वालों ने धनवंतरी को पकड़ लिया और ये भाग गया। इन्होंने कहा भाई मेरे पैर में जब भगवती चरण बोहरा वो हुए थे, शहीद हुए थे, जो बम हम लोग टेस्ट कर रहे थे उसका टुकड़ा मेरे पैर में लगा था, जो कि सही है, और मेरा पैर कमज़ोर था, 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले की बात थी, मैं भाग नहीं पाया, तो मैं बगल में घर था उसमें घुस गया। फिर एक राय बहादुर साहब थे, मतलब कोई जज साहब रहे होंगे, उन्होंने मुझे अंदर जाते देखा, तो वो अंदर आए, मैं दरवाजे के पीछे खड़ा था, मैंने पिस्टल उनके सीने पर लगा दिया और मैंने कहा आप चले जाओ इशारे से। तो वो चले आए बाहर और वो पुलिस से बात करने लगे बाहर। तो मैं छत पे चढ़ के दूसरे की छत से निकल गया। बाद में मुझे पता चला कि धनवंतरी जब भागा तो आगे पब्लिक के लोगों ने, क्योंकि पुलिस वाले चोर चोर कह के चिल्ला रहे थे, तो आगे किसी लठबाज ने उनके सर पे लाठी मारी, वो गिर गए और वो पकड़े गए। ये भी बात भी सही है। जो धनवंतरी ने अपना संस्मरण लिखा उसमें यही कहानी उन्होंने लिखी है। तो अब धनवंतरी के बारे में अगर कोई धनवंतरी संस्मरण लिख रहे हैं और ये बात लिख रहे हैं तो सही ही होगी, क्योंकि अपने से ज़्यादा अपने बारे में तो कोई नहीं जानता है। तो ये बात भी कहीं वो सिद्ध नहीं होती है। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है, आज़ाद ने मुझसे कहा कि तुम निकल जाओ। सिराज, उनके पार्टी का नाम था सिराज। उन्होंने ये कहा कि जब गोली चलने लगी नाट बाबर से, तो उन्होंने, चूँकि उनके पैर में गोली लग गई थी आज़ाद जी की, तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं निकल पाऊंगा, तुम निकल जाओ सिराज। इस बात पे यशपाल जी ने जो वैसा उसमें लिखा सिंहावलोकन में, वो कहते हैं कि भाई हो सकता है कि आज़ाद जी ने कहा हो, मैं मानता हूँ आज़ाद जी ने कहा होगा, लेकिन तुम साथी थे, तुम्हारा भी तो कुछ कर्तव्य था, क्यों भागे? मतलब उन्होंने ये बात कही। लेकिन इस पे भी बहुत दिन तक डिस्कशन होता रहा कि ये बात आज़ाद जी ने कही भी कि नहीं, ये फर्जी ही कह रहे हैं कि भाई उन्होंने कहा कि तुम निकल जाओ। फिर जो शालीमार बाग की बात आती है, जिसमें जगदीश शहीद होते हैं, ये होता है कि जगदीश ने गोली चलाई, लेकिन वो फिर जो पुलिस ने गोली चलाई और वो शहीद हो गए। इनके पास पिस्तौल थी सुखदेव राज की, लेकिन इन्होंने गोली नहीं चलाई। उन्होंने कहा भाई जगदीश के पास तो पिस्तौल ही नहीं थी, उसको तो पकड़ के पुलिस वालों ने मार दिया, अब मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो मैं पकड़ा गया। भाई पकड़ लिया तो पकड़ा गया, उसके बाद जेल गए हैं, ये काफ़ी लंबी सज़ा हुई है इनको। तो इसमें जो फैक्ट है वो मैं बता रहा हूँ, जो मेरी भी जानकारी में, कि आज़ाद जैसे व्यक्ति कि अगर कोई मुखबिरी करेगा तो उसकी इतनी औकात नहीं है कि उनके साथ बैठा रहे। ये संभव नहीं है, किसी भी हालत में संभव नहीं है कि कोई मुखबिरी करके उनके साथ बैठा रहे, क्योंकि वो जानता है कि अगर पुलिस से बच गया तो आज़ाद मार देंगे, और आज़ाद मारेंगे तो मैं मर ही जाऊँगा, वो बचने का कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि निशाना इतना सच्चा था। इतनी हिम्मत नहीं थी कि आज़ाद की आँख में कोई देख करके बात करे उस दौरान, चाहे बड़े से बड़ा उसमें लीडर रहा होगा, क्रांतिकारी रहा होगा, इतनी उनकी ऑरा थी। तो ये तो बिल्कुल पहली ही लाइन उसकी जो है वो कहीं से संभव नहीं कि उनके साथ बैठे। दूसरी चीज़, आज़ाद ने जो भागने की बात कही है कि मुझसे कहा कि सिराज तुम निकल जाओ, ये बात पायनियर अखबार में छपी है। पायनियर अखबार का 1 मार्च का जो अंक है उसमें हेडिंग लगी है कि ही रेज्ड क्राई, आई एम डाइंग फॉर गॉड सेक, यू फ्लाई।
मतलब डाइंग डिक्लेरेशन, वो डाइंग वार्निंग करके हेडिंग लगी है, डाइंग वार्निंग टू कंपेनियन, और उसके नीचे ये लिखा है कि उन्होंने कहा कि मैं तो मर रहा हूँ, भगवान के लिए तुम भाग जाओ। अब पायनियर वो अखबार था जिसको अंग्रेजों का गजट माना जाता था, मतलब उसको एज अ गजट रखा जाता था, आज भी जो रखा हुआ है उसको अंग्रेजों का गजट माना जाता था, उसमें ये बात लिखी हुई है। तो भाई एक आपको इंडिपेंडेंट सोर्स तो मिल रहा है जो उसकी बात को तस्दीक कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई कि कोरोबोरेट हो रहा है कि जो बात कह रहा है वो फर्जी नहीं है, ये बात उस समय भी थी। दूसरा जो फैक्ट है, हाँ, वहाँ से जब वो आदमी भागा तो वो आदमी गया भविष्य के कार्यालय, क्योंकि वो भविष्य में प्रूफ रीडर का काम करता था। हालांकि उन्होंने लिखा है कि मैं वहाँ पर संपादकीय विभाग में था, क्योंकि प्रूफ रीडर बड़ी छोटी सी नौकरी है, कोई कहना नहीं चाहता है 60 रुपये की, तो उन्होंने लिखा संपादकीय विभाग में। लेकिन जो रामरख सहगल जी की जीवनी है जो उनके लड़के ने लिखी है, उन्होंने उसमें ये लिखा है कि वो हमारे यहाँ 60 रुपये में प्रूफ रीडरी का काम करते थे, MA पास थे, पढ़े लिखे थे, सुखदेव MA पास थे, तो इन्होंने उसमें प्रूफ रीडरी काम करते थे। तो ये भाग करके वहाँ गए हैं, रामरख सहगल जी को उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि चुपचाप रजिस्टर में अपना नाम वो करो, साइन करो और बैठ जाओ, फिर हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है। फिर उन्होंने अपने भविष्य के दूसरे संवाददाता को उन्होंने मौके पे भेजा है कि जाके देखो कि क्या हो रहा है वहाँ। फिर उसने रिपोर्ट दी है जो कि 5 मार्च 1931 के अंक में छपी, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर अगले दिन ये व्यक्ति वहाँ से चूँकि साइकिल लेके एक दूसरे आदमी की पिस्टल दिखा के भागा था, कोई मेहरा लड़का था, वो पढ़ता था इंटर कॉलेज में, उसको उन्होंने पिस्तौल दिखा करके और वो साइकिल छीनी थी। बाद में 2 दिन बाद उस साइकिल को उसके घर पे जाके घंटी बजा के वापस भी किया है, और एक कागज़ भी लिख करके दिया है कि एक रिवॉल्यूशनरी ने विशेष परिस्थितियों में आपसे साइकिल उधार ली थी, उसको वापस करके जा रहा हूँ, इंग्लिश में लिखा था उन्होंने वो पेपर में भी दे दिया था, छपा था, और फिर उन्होंने पुलिस में भी दे दिया था। हालांकि पकड़ नहीं पाए, उसके बाद वो वहाँ से निकल गए। और भी साक्ष्य हैं, जो एक यहीं पे 2-3 पुस्त से एक महिला रहा करती थी, राम दुलारी नाम था उनका, यहाँ पर क्वार्टर सर्वेंट में रहा करती थी, जौनपुर की रहने वाली थी, जात की कहार थी, उनके पति यहाँ पर माली का काम करते थे और वो घास काटती थी। वो उस दिन घास काट रही थी जब गोली चली है, तो सभी लोग, जैसे गोली चलने के बाद तो एकदम चौकन्ना हो जाता आदमी, और ये जो बाउंड्री वाल है इसके चारों तरफ, ये उस समय नहीं हुआ करती थी, ये बाउंड्री वाल बात की है, उस समय पार्क में बाउंड्री वाल नहीं थी, और एक रास्ता इसके थ्रू आउट गुजरता था जिससे तांगे भी आते थे, गाड़ियाँ भी चलती थी पार्क के अंदर कहीं से, ये उस समय का उल्लेख मिलता है। तो वो उस महिला ने जेन्युइनली बयान किया है कि मतलब मैंने देखा नहीं कि कौन चला रहा है गोली, गोलियों की आवाज़ सुनी मैंने, और एक आदमी को साइकिल से भागते हुए मैंने लाइब्रेरी की तरफ से देखा, तो वो सुखदेव राज थे। तो जो वो बातें कह रहे हैं ये 3-4 चीज़ों से कोरोबरेट हो रही हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो पकड़े गए हैं और फिर जेल भेजे गए हैं। तो इससे भी सिद्ध होता है कि वो उस पर बहुत ज़्यादा ये फीजिबल नहीं है कि ये हो सकते हैं या रहे हो। हाँ, ये बात है कि वो भागे हैं, ये बात सत्य है। तो उन्होंने उसका बहुत जगह जस्टिफिकेशन दिया है कि भाई हमारी डट करके लड़ने का, मुकाबला करने का कोई नियम नहीं था, क्योंकि हमारी औकात नहीं थी कि हम लड़ पाए, तो उसमें यही होता था कि भाई जो बच जाए एटलीस्ट वही बच जाए। तो ये बात सत्य इसलिए हो सकती है कि 1 दिसंबर 1930 को ही सालिग्राम जी शहीद हुए थे कानपुर में। जब उनको गोली लग गई और वो जिंदा थे और सड़क पे पड़े थे, उसी समय आज़ाद अपने 2 साथियों के साथ उधर से साइकिल से गुजरे हैं, नज़र भी मिली है, लेकिन आज़ाद ने इशारा किया कोई रुकेगा नहीं। तो इट शोज़ कि मतलब रिवॉल्यूशनरी का एक टैक्टिक था कि जो बच जाए एटलीस्ट उसको बचा लिया जाए। तो इनकी बातों से ये भी कोरोबरेट होता है। ये फ़ोटो बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल से करीब 15 दिन मेहनत करने के बाद मुझे मिली है, सदगुरुदयाल अवस्थी जी की फ़ोटो। और ये विशेष करके इनकी जो जिस विद्यालय में कानपुर में पढ़े थे उसका 50 वर्ष पूरा होने पर जो स्मारिका छपी थी उसमें ये फ़ोटो छपी थी, इनसे कल रात को मिली है, क्योंकि मैं चाहता था कम से कम जो फ़ोटो है वो हम लोग एक बार देख लें तो ये अंदाज लग जाए कि किस पे एलिगेशंस क्या हैं और वो कितने फीजिबल हैं। ये सेंट्रल कमेटी के मेंबर थे, जो सेंट्रल कमेटी के मतलब जिससे आज़ाद जी निर्णय लेने के पहले सलाह किया करते थे। उसमें यशपाल जी भी थे, कैलाशपति भी थे, और सदगुरुदयाल अवस्थी जी भी थे, वीरभद्र तिवारी भी थे, मतलब कई लोग थे, 6-7-8 लोग थे। तो उसमें से एक ये थे सदगुरुदयाल अवस्थी जी, कानपुर के रहने वाले थे। इनकी एक नई बात जो अभी तक कहीं नहीं छपी वो मैं बताऊंगा कि काकोरी केस में इनको बतौर डिफेंस विटनेस प्रोड्यूस किया गया था, काकोरी केस में। और उस समय ये आई थिंक इंटर के या BA फर्स्ट ईयर वगैरह के छात्र रहे होंगे। उसमें इन्होंने वीरभद्र तिवारी जी के बारे में कुछ बताया कि एक हम लोग शहीद अकाली नाटक करने वाले थे, उसको कन्वीन कर रहे थे वीरभद्र तिवारी, बाद में वो नाटक नहीं हो पाया, दूसरा नाटक हुआ, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो पुलिस पकड़ के करती थी। तो ये उस समय उसको जो डिफेंस विटनेस होते हैं, DW जिनको कहते हैं, PW और DW, मतलब प्रोसिक्यूशन विटनेस जो सरकार के पक्ष में या गवाही दे, और जो डिफेंस विटनेस है वो जो डिफेंस कमेटी बनी थी, इनको इन्होंने प्रोड्यूस किया था। तो इसका मतलब ये क्रांतिकारियों से जुड़े हुए तो थे। अब इनके ऊपर जो आरोप है वो कई तरह के आरोप है। एक तो जैसे मैंने बताया, विश्वनाथ वेंकटपायन जी ने कहा कि खोकी से इनके संबंध थे, उनके चक्कर में खोकी की जो मासी माँ थी, बंगाल की थी वो, तो उन्होंने बाद में
आज़ाद से कहा कि इसको अपने यहाँ ले जा के रखिए और इन दोनों के संबंध मुझे पसंद नहीं है, अवस्थी जी के और इनके खोकी के। तो नानी बला या खोकी को वो अपने साथ ले आई थी, दीदी के साथ वो थी, सुशीला दीदी के साथ। और जब वो मिलने के लिए आए थे तो अल्फ्रेड पार्क से मैं निकला तो देखा कि ये वहाँ पे चक्कर लगा रहे थे, सतगुरुदयाल अवस्थी जी, और ये अक्सर वहाँ चक्कर लगाया करती थी। फिर उन्होंने कहा कि जिस दिन मैं गिरफ्तार हुआ हूँ, जब मैं इलाहाबाद से निकल रहा था तो मुझे रेलवे स्टेशन पे ये मिल गए और मुझे एक तरफ ले जाकर इन्होंने कंधे पे हाथ रख के कहा कि यार मुझे जो है ना भैया से मिलवा दो, भैया मतलब चंद्रशेखर आज़ाद जी से। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं लौट के आऊँगा। तो रात को मैं 10 बजे रात को आना मिलने। उन्होंने कहा कि मैंने बताया नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। वो वही पैसा लेने जा रहे थे कार का, कानपुर। तो कहे कि उन्होंने फिर जब मैं वहाँ से वापस मुड़ गया दूसरे रास्ते पे, और जब मैंने देखा कि ये निकल गए खुसरो बाग की तरफ, तो मैं फिर लौट के आया और फटाक से मैं ट्रेन पे बैठ गया और ट्रेन से मैं निकल गया कानपुर। और फिर कानपुर में उसी दिन ये गिरफ्तार हो गए, विश्वनाथ वैशंपायन जी। तो इनका कहना ये कि ये सूचना इन्होंने ही पहुँचाई, ये सूचना सतगुरुदयाल अवस्थी ने ही पहुँचा दिया और मैं पकड़ा गया। तो एक तो ये है इनका। खोकी से जो संबंध है उस पर यशपाल जी ने भी बहुत कुछ लिखा है। चमनगंज में एक मकान था जिसमें लोग रहते थे, मासी माँ भी रहती थी, खोकी भी रहती थी और सतगुरुदयाल अवस्थी जी भी रहते थे। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे देखने को मिली कि जो वक्तव्य है वीरभद्र तिवारी जी का, जो उस लेखों में लास्ट मैंने आपको दिखाया ना, जो अप्रैल 1968 में छप रहा है, उसमें जितनी भी चीज़ें एलिगेशंस वीरभद्र जी पे लग रहे हैं उन सब में वो इनको शरीक बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई एक्शन नहीं हुआ कानपुर में तो मैं अकेला नहीं था, उसमें सतगुरुदयाल अवस्थी भी थे। या फिर जो है मतलब कोई भी चीज़ उन्होंने 4-5 चीज़ें दी हैं, जितनी भी चीज़ें उन्होंने कही है सब में इनका भी नाम साथ में लिया है। तो एक चीज़ तो ये है। अच्छा, फिर हाँ, जैसे देखिए नीचे मैंने लिखा यशपाल को भगाने में, जब यशपाल के ऊपर प्राणदंड का वो हो गया कि इनको बुला करके यहाँ मार दिया जाए, ये गड़बड़ कर रहे हैं, तो उसमें ये हुआ कि वीरभद्र तिवारी जी ने बता दिया यशपाल को। वो कह रहे हैं मैंने ही अकेले नहीं बताया भाई, सतगुरुदयाल अवस्थी ने भी बताया कि तुम यहाँ से चले जाओ। दूसरा वो कह रहे हैं कि कोई एक्शन नहीं होने दिया तो मैंने नहीं अकेले होने दिया, अवस्थी ने भी मना किया। आज़ाद जी नाराज़ हैं, ये बात ये कह रहे हैं वीरभद्र तिवारी को मुझे अवस्थी ने भी बताया, मासी माँ ने भी बताया, सारे ने मिल के मुझे बताया। और ये जो है जब वीरभद्र तिवारी जेल से छूट के आते हैं, वो अभी आगे वाले पोर्शन में वीरभद्र तिवारी में आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो वो इनके संपर्क में लगातार रहते हैं, इनके संपर्क में लगातार रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा मतलब एक डाउट सा क्रिएट होता है, हालांकि उसका खंडन आगे है। और ये है कि मतलब जो है बाद में सुरेंद्र नाथ पांडे जी जो है उन्होंने ये कहा कि ये आदमी भी विश्वसनीय नहीं है, और ये पुलिस रिकॉर्ड की फाइल में है, फाइल के रिकॉर्ड में है कि मतलब उसकी डेट है कि इस डेट से सुरेंद्र नाथ पांडे ने भी इनके ऊपर विश्वास करना बंद कर दिया सतगुरुदयाल अवस्थी पे। वो कह रहे थे कि मतलब अच्छा, इनके भाई एक सतगुरु शरण अवस्थी थे, बहुत अच्छे राइटर थे, जागरण संपादक, हाँ संपादक थे, बहुत उनकी किताबें छपी है, बहुत अच्छे राइटर थे, निबंधकार भी थे, और उनकी फैमिली अभी भी कानपुर में रहती थी। ये तो आरोप हो गए। बचाव में इन्होंने कहा है कि मैंने दैनिक विश्वमित्र में और साप्ताहिक हिंदुस्तान में इसके ऊपर बहुत लंबे इंटरव्यू दिए हैं। मैंने बताया कि जो विश्वनाथ वैशंपायन ने कहा कि मैं वहाँ चक्कर लगाया करता हूँ, ये सब फर्जी बातें हैं, मैं तो इतने दिन से वहाँ से कानपुर से इलाहाबाद गया ही नहीं। उन्होंने महीना बताया है कि फला महीने से, लेकिन जब तक वो टाइम लाइन मैच नहीं करती है तब तक मैं कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता कि यही बात है। तो ये है, तो ये बहुत कुछ संभव है कि चूंकि ये मासी माँ के संपर्क में थे कानपुर में, तो इन्होंने हो सकता है डायरेक्ट ना बताया हो, लेकिन इन्होंने जैसे बातचीत में होता ना कि हाँ आज़ाद तो अल्फ्रेड पार्क में मिलते हैं, उन्होंने उनको बता दिया, उन्होंने वीरभद्र तिवारी को बता दिया, उन्होंने उनको बता दिया, शंभूनाथ को बता दिया, शंभूनाथ ने नाट बाबर को बता दिया, लाइक दैट। तो मतलब ऐसा मुझे नहीं लगता कि इनका कोई इंटेंशन रहा होगा आज़ाद के पीछे कुछ करने का, लेकिन येस ही इज़ सस्पिशस, वी कांट से दैट ही इज़ बियॉन्ड डाउट, हिज पर्सनैलिटी, वी कांट से दैट ही इज़ बियॉन्ड डाउट। फिर अगला है यशपाल का, ये चूँकि पुरानी फोटो है साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन पुराने के चक्कर में हमने इनको लगाया है, राइटर थे ये। और इनके बारे में जो मेरा कहना है कि इनके ऊपर डायरेक्ट एविडेंसेस तो कोई ऐसे नहीं है कि इन्होंने मुखबिरी की होगी, लेकिन इन्होंने जो इतिहास लेखन है ना उसको बड़ा तोड़ा मरोड़ा है, बड़ा तोड़ा मरोड़ा है। अब इतिहास का छात्र होने की वजह से कभी कभी बड़ा दुख सा भी होता है मुझे, हालांकि वो बेसिकली लिटरेचर के पर्सन थे और नॉवेल लिखने वाले, शॉर्ट स्टोरीज़ की जो नई कहानी जिसको कहते हैं, उस आंदोलन में जब से शुरुआती जो नाम थे उसमें इनका नाम आता है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह। लेकिन एज अ साहित्यकार अलग चीज़ है, एज अ रिवोल्यूशनरी अगर हम बात करें तो वो चीज़ें बड़ी उलझी हुई सी हैं, इनके ऊपर बहुत कुछ है। पहले तो इन्होंने जैसे मैंने बताया कि उसमें सिंहावलोकन में ही सबसे पहले ये कहते हैं
कि वीरभद्र तिवारी देखने में तो बड़ा लंब तड़ंग आदमी है, लेकिन बड़ा डरपोक सा आदमी है। पता नहीं वो ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्शस है, मतलब अलर्ट है इसकी वजह से या अन्य किसी वजह से वो इस तरह की चीज़ें करता रहता है, तो वो संदिग्ध टाइप का लगता है। ये पहले वाले में लिखा था उन्होंने। दूसरे वाले में इन्होंने उसको हटाया नहीं, लेकिन उसके बाद इनको क्लीन चिट दे दिया कि वो संभव नहीं है कि मतलब ये हो, मतलब रीज़न जो भी रहा हो। इस पे मनमथ नाथ गुप्त वो आदमी हैं जिन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को उसमें भर्ती किया था। मनमथ नाथ गुप्त और हाँ प्राणवेश चटर्जी, 2 लोगों का नाम आता है। और काकोरी में ये इनको सजा हुई थी, ये जेल में थी। इनका कहना है यार कि इनके शब्द हैं, बड़े इंटरेस्टिंग शब्द हैं। वो कहते थे कि पहले यशपाल ने ये कहा कि वो संदिग्ध है, और फिर ऐसा कौन सा दबाव पड़ा कि ये बिलट गए, मतलब उन्होंने उलट गए शब्द नहीं लिखा है, वो चूँकि बड़ा कैची शब्द लगा, मुझे याद भी रह गया। उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा दबाव पड़ा कि वो बिलट गए। ये तो जांच का विषय कि उन्होंने क्यों फिर मतलब जो है एकदम से जो सार्वजनिक रूप से जो चीज़ें लिख चुके थे उसके विरोध में ही फिर लिख रहे हैं। तो मतलब उनके एक साथी ने इसको संदिग्ध माना। दूसरा कि 1.5 घंटा पहले या 1 घंटा पहले ही उनसे मिल करके, आज़ाद जी से मिल करके गेट से वो फिर चौक गए हैं। और उसके बाद जैसा कि मैंने इसके पहले थोड़ा सा बताया, और सिंहावलोकन को पढ़ने से मैंने जैसा बताया कि बहुत चीज़ें उसमें ऐसी हैं कि जो अगेंस्ट फैक्ट हैं, जो प्रूव्ड फैक्ट हैं उसके अगेंस्ट हैं। उसमें कुछ चीज़ें लिखी है, जैसे भगवती चरण जी की अंत्येष्टि, बम का दर्शन लिखने का जो वाक़या है, या आज़ाद जी के साथ रहने का वाक़या, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज़ाद जी के साथ रहने का जो वाक़या है, जो पुरानी सिंहावलोकन है, पुरानी सिंहावलोकन में उन्होंने एक जगह लिखा है कि मैं आज़ाद के साथ कटरा वाले मकान में ही रहता था, और मेरे साथ और आज़ाद के साथ सुरेंद्र नाथ पांडे और भवानी सिंह रावत भी रहते थे। ये 1955 वाले में लिख रहे हैं। जो नया वाला संस्करण है उसमें उन्होंने 3 जगह लिखा कि मैं और आज़ाद और सुरेंद्र नाथ पांडे एक साथ ही रहते थे। उसमें 2 जगह तो भवानी सिंह का नाम ही नहीं लिया। जो लास्ट वाला या पहले से लिखा चला आ रहा था वहाँ उन्होंने नाम लिखा, और उन्होंने कहा कि हम लोग रात को, जिस दिन शहादत हुई 26 तारीख की रात को, रात भर रूस जाने पे चर्चा करते रहे, और सवेरे हम लोग एक साथी जो है गेट तक आए हैं, और फिर वहाँ से हम लोग साइकिल से चले गए चौक। तो पहली बात तो ये चीज़ फिजिबल नहीं है कि 3 इतने बड़े क्रांतिकारी एक साथ एक जगह से निकले और किसी एक डेस्टिनेशन पे जाए। दिस इज़ इम्पॉसिबल। ये तो किसी भी लॉजिकल माइंड से या किसी भी तरीके से संभव नहीं। अगर वो किसी एक डेस्टिनेशन में मिलेंगे भी तो अलग अलग रास्तों से आकर के मिलेंगे कि भाई तुम उत्तर से जाओ, मैं दक्षिण से, मैं पूर्व से, मैं पश्चिम से। ये तो संभव ही नहीं है। तो खैर उन्होंने ये कहा कि हम वहाँ मिले, इसके बाद हम वहाँ से चले गए। दूसरी चीज़ ये है कि भवानी सिंह रावत जी ने जो इस पर संस्मरण लिखा उसका मैं आगे जिक्र करूँगा, वो और भी इंटरेस्टिंग है, वो बाद में उनका उल्लेख मिलेगा। अच्छा, सुखदेव राज ने ये एलिगेशन लगाया, क्योंकि सुखदेव राज पर इन्होंने बहुत हमला बोला, सुखदेव राज पर और विश्वनाथ वैशंपायन पे बहुत हमला बोला। तो जैसे मड स्लिंजिंग के दौरान सुखदेव राज ने कहा कि भाई 6 महीना पहले तो तुमको प्राणदंड दिया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है तुम डरे भी होगे, अपमानित भी महसूस किए होगे। तुम्हारी निष्ठा पे प्रश्न चिन्ह लगा कि तुम्हारी पार्टी के प्रति क्या निष्ठा है, उसको तुम सिद्ध करो। तो ये तो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एक मोटिव है किसी के खिलाफ मुखबिरी करने का, इंतकाम। ये सुखदेव राज कह रहे हैं, जो कि मैं नहीं कहता कि इम्पॉसिबल है, सुखदेव राज जो कह रहे हैं इसमें सच्चाई हो सकती है। फिर जो सबसे तगड़ा हमला इनके ऊपर बोला वो धर्मेंद्र गौड़ ने बोला। धर्मेंद्र गौड़ जो जासूस हैं, उनकी पतली सी किताब आती है आज़ाद के गद्दार साथी और पिस्तौल करके है, मिल जाएगी, अभी आपको यही लाइब्रेरी में पड़ी होगी। वो बेसिकली किताब नहीं थी, 5 लेखों का संग्रह है, जो लेख 1972 में एल्गा पत्रिका में भी निकले हैं, स्वतंत्र भारत में निकले हैं, और फिर उसको 73 में कंपाइल करके एक बुक फॉर्म में लाया गया है। उसमें उन्होंने कई एलिगेशंस लगाए। उसमें एक डॉक्यूमेंट उन्होंने पेश किया है, प्रस्तुत किया है, जिसको वो कहते हैं कि CID का डॉक्यूमेंट है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये बड़े हमारे करीबी आदमी है यशपाल, और 1930-31 में इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमको दी, हम इसको आपको हैंड ओवर कर रहे हैं, ये है। और दौड़ है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उसमें और भी लिखी है। उनका कहना था कि एक त्रिकोण बन गया था जिसमें यशपाल, वीरभद्र तिवारी और CID वाले शामिल हो गए थे। तो यशपाल जी, चूंकि वीरभद्र तिवारी पे दल को भरोसा नहीं रह गया था, तो दल उनको कोई इन्फॉर्मेशन तो वैसे भी नहीं देता। यशपाल जी चूंकि जुड़े हुए थे और यशपाल जी वीरभद्र से भी जुड़े हुए थे, ये तो बिल्कुल सही है। तो उनका कहना है कि ये सूचनाएं यशपाल के माध्यम से वीरभद्र से होते हुए CID तक पहुंच रही थी। अब वो कितना सही है कितना गलत वो आगे हम लोग देखेंगे। और फिर मनमथ नाथ गुप्त जी ने भी अपने संस्मरण लिखा कि वास्तव में यशपाल तो महत्वाकांक्षी थे और उनके अंदर नेतृत्व की चाहत थी, क्योंकि उनके शहादत के बाद ये लड़ झगड़ करके कमांडर इन चीफ बने हैं। लड़ झगड़ के, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनकी सिंहावलोकन कह रही है कि सुरेंद्र नाथ पांडे जो है उनको बड़ा वो करने के बाद जो है वो बनाया गया मुझे, उनकी बहन ने ही मेरा प्रपोजल, मतलब मुझे बनाया ज़बरदस्ती, इस टाइप की बातें आती हैं। और फिर बाकी की और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये
पुलिस रिपोर्ट को 1968 में स्वीकार, हाँ, जो मैंने बताया कि इसके पहले इनकी स्टोरी लाइन तो एक तरफ चल रही है कि मतलब ये संभव ही नहीं है जो पुलिस कह रही है कि कोई सैर करने गया था और देखा और पहचान गया, और फिर 1968 के बाद एकदम से आगे कह रहे हैं कि वो तो ये तो संभव, ये तो पुलिस ने देखा, उन्होंने वीरभद्र तिवारी ने देखा, और जब वो बनारस में पहुंचते तो उस समय उन्होंने आज़ाद को देखा तो उन्होंने पहचान लिया और उन्होंने नाट बाबर को बता दिया, उसने आकर के गोली चला दी, काम खत्म। मतलब एज सिंपल एज। अब इसमें जो बचाव है, इसमें चूंकि मुझे लगता है कि आज़ाद जी के ऊपर भी, रिवॉल्यूशनरी पार्टी पे भी सबसे ज़्यादा अगर किसी ने लिखा है तो यशपाल जी ने लिखा है, बहुत लिखा है, मतलब प्रोफ्यूज राइटिंग। कुछ तो डायरेक्ट है जैसे सिंघाव लेवकन डायरेक्ट है, धर्मयुग का डायरेक्ट है, कुछ इनडायरेक्ट लिखा है जैसे दादा कामरेड उनका एक नॉवेल है, वो लोग कहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद पे ही लिखा हुआ है, लेकिन उसको उन्होंने घुमा फिरा के थोड़ा स्टोरी लाइन चेंज करके उन्होंने बताया है। फिर जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने पहले ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि जैसे सारे लोगों के ऊपर आरोप लगा नहीं सिद्ध हुआ, वैसे वीरभद्र तिवारी के ऊपर भी लगा हुआ आरोप सिद्ध नहीं होता है। और फिर उन्होंने ये भी दावा किया कि लास्ट टाइम में मैं ही उनका सलाहकार था आज़ाद जी का, उनके साथ ही रहता था, कोई भी आर्थिक मैटर होता तो वो उस मुझसे पूछ के ही करते थे। हालांकि पढ़ने से मुझे कहीं ये लगा नहीं कि उनके सलाहकार रहे होंगे, फिर भी नहीं। फिर उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने 1500 रुपया रूस जाने के लिए दिया था। हाँ, इसकी भाषा बड़ी इंटरेस्टिंग है, उन्होंने जो लिखा है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी स्ट्रेंज ऑल्सो। इन्होंने लिखा कि शिवमूर्ति सिंह कोई थे, आई थिंक ही वॉज कांग्रेस के कोई बड़े लीडर थे यहाँ के, जो भी रहे हों, हैं कोटवा के थे, हड़िया से वो पकड़े भी गए थे नमक सत्याग्रह में। तो इन्होंने कहा कि नेहरू जी से मुझे इन्होंने मिलवाया, नेहरू जी ने कहा कि भाई देखो तुम्हारी पार्टी से तो मेरा कोई वैचारिक वो नहीं है, साम्य नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग अन्य किसी चीज़ के लिए कहोगे तो मेरे पिताजी वैसे ही मर गए आर्थिक रूप से। 6 फरवरी को उनकी डेथ हुई थी, मोतीलाल नेहरू जी की, हाँ तेरे ही थी। तो इन्होंने कहा कि मैं, मेरे पास तो वो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बाहर जाने के लिए तुम लोगों को कुछ सहायता कर सकता हूँ। तो उन्होंने शिवमूर्ति जी के माध्यम से 1500 रुपये भेजे। कटरा वाले मकान में जब बजा करके मैंने आज़ाद जी से ये बात बताई तो उन्होंने बड़ा संतोष जाहिर किया, और फिर मैंने जब वो पैसे देने चाहे तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा तुम अपने पास रखो। लेकिन मुझे लगा कि किसी दुर्घटना में, अब ये कैची जो बात बता रहा हूँ इसको सुनिएगा, मुझे लगा किसी दुर्घटना में सारे पैसे एक साथ ना चले जाए, इसलिए मैंने जैसे तैसे 500 रुपया उनकी जेब में डाल ही दिया। मतलब चूरा रहते हैं इलाहाबाद में और चौक में किसी के यहाँ रहते हैं। अब देखिए कितना बड़ा कंट्राडिक्शन दोनों में। ये बार बार ये एम्फेसाइज कर रहे हैं कि मैं उनके साथ ही रह रहा था, और जो भवानी सिंह रावत जी जो कह रहे हैं कि मैं उनके साथ रह रहा था अंतिम में, यशपाल तो कहीं चौक में रह रहे हैं। तो अब ये डाउट क्यों वो क्रिएट कर रहे हैं, या अगर ये गलत बात है तो वो झूठ क्यों बोल रहे हैं। और उससे भी इंटरेस्टिंग ये है कि वो बार बार सुरेंद्र नाथ पांडे का अपने साथ नाम ले रहे हैं, लेकिन सुरेंद्र नाथ पांडे उसका कहीं खंडन नहीं कर रहे हैं। सुरेंद्र नाथ पांडे जी बहुत बाद में एक्सपायर किए, लेकिन उन्होंने कहीं खंडन नहीं किया कि ये बात गलत है, झूठ है। भवानी सिंह रावत जी की अगर ये बात सही है, और फिर वो क्या कहते हैं कि सवेरे भैया जब निकले तो मैंने कहा नाश्ता कर लीजिए, नाश्ता तैयार। तो उन्होंने कहा मुझे किसी से मिलना है, मैं बहुत जल्दी में अभी जा रहा हूँ, मैं आऊँगा तो नाश्ता करूँगा। और जब वो निकले तो अपनी जो टोपी लगा के जाया करते तो वो टोपी भी उस दिन भूल गए। और फिर जब गए तो 11 बजे तक बैठ करके मैं इंतजार करता रहा। फिर यशपाल आए और उन्होंने कहा तुम किसका इंतजार कर रहे हो, आजाद तो पुलिस से लड़ते हुए शहीद हो गए। फिर चूंकि पुलिस की सरगर्मी बढ़ गई थी शहर में, इसलिए मैं उस कमरे से निकल करके जहां यशपाल रहते थे वहां चला गया। तो बहुत बड़ी बात है, वो आदमी 3 बार एक ही लेख में कह रहा है कि यशपाल बाहर रहते थे, यशपाल आके बताए, मैं यशपाल के साथ उनके कमरे में चला गया। लेकिन ये नहीं बता रहे थे कि यशपाल किसके साथ रहते थे। थोड़ा थोड़ा सबने चुराया है, थोड़ा थोड़ा सबने झूठ बोला है, रीजन जो भी, मतलब रीजन बहुत सारे हो सकते, नहीं थोड़ा थोड़ा सबने किया था। एनीवे, तो एक तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा। सिंघाव लोगन के तथ्यों की छेड़छाड़ जो है वो हम लोग उस पर पहले बात कर ही चुके हैं। धर्मेंद्र गौड़ की जो किताब है वो तो मतलब माशाअल्लाह 5 पन्ने में मैंने 20-23 कमियां निकाली हैं ऐतिहासिक। मैं लेके भी आया मेरी जेब में, लेकिन मैं पढ़ूंगा नहीं, समय बहुत हो रहा है, उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। मतलब इतना फर्जिफिकेशन कहीं से सिद्ध नहीं होता है, कहीं से भी। उसने जो चंद्रशेखर आजाद जी की हिस्ट्री शीट दी है वही पूरी फर्जी है। अब सिर्फ मैं एक तथ्य बता दूं, वो आदमी लिखता है जन्म वाले खाने में कि 23 जुलाई 1906 उनकी जन्मतिथि है। ये जन्मतिथि 1949 में जाकर के निकाली गई है, क्योंकि उनके किसी डॉक्यूमेंट में है ही नहीं ये तिथि। वो तो जब उनकी माँ झांसी आई है, चंद्रशेखर आजाद जी की माँ जब भाभरा से झांसी आई है सदाशिव मलारपुरकर और भगवान दास माहौर जी के घर पे, तो भगवान दास माहौर जी ने पूछा भाई कब पैदा हुए थे। तो जैसे गांव की महिलाएं बताती हैं, जैसे लोग कहते हैं मुलायम सिंह की माँ से लोग पूछे कि नेताजी कब पैदा हुए थे, तो कहें जिस बुढ़वा मंगल को इटावा में दंगल हुआ था उस दिन मुलायम पैदा हुआ था। एक हमारे मित्र कहे कि हमने पूछा माता जी से कि माता जी हम कब पैदा हुए, तो कहें बच्चा कायदे से याद तो नहीं आता, लेकिन बड़ी तेज आंधी आई थी, कुत्ते रो रहे थे। अब साला निकाल लेंगे कि कुत्ते रो रहे थे या बड़ी तेज आंधी आई थी, कौवा बोल रहे थे। तो गाँव की महिलाएं इतनी बताएंगे, उन्होंने कहा कि सावन दूज थी
और सोमवार का दिन था। इससे ज्यादा गांव की महिलाएं बता भी नहीं पाएंगी, इतना उनको पता। और 2 बजे दिन में पैदा हुए थे, इतनी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी। तो इनकी जो एज थी और उसके ऊपर जो मिल रहा था कि ये 1905, 6, 7 इसी के बीच के होंगे। तो फिर जब उन्होंने कैलकुलेट करके निकाला तो सावन दूज को सोमवार 1906 में था। इस तरीके से 1949 में जाकर के तो वो कैलकुलेट करके उनकी जन्म तिथि निकाल रहे हैं। तो चंद्रशेखर आजाद की हिस्ट्री शीट में ये तिथि पहले से कहां से आ गई, अंग्रेजों को सपने में आ गई। इसका मतलब उसने फर्जी बनाया। जो हाइट दे रहा है वो गलत है, जो हुलिया दे रहा है वो गलत है, जो तखल्लुस दे रहा है वो गलत है। ये तो मैं एक हिस्ट्री शीट की बात कर रहा हूँ, ऐसे 20-22 कमियां और है उस पर। कभी हिस्ट्री शीट का ओरिजिनल से कहीं कोई हाँ मिलान, यस मैं मिलान करके बता रहा हूँ। मैं जितनी बातें इसमें बता रहा हूँ सब मिलान के बाद बता रहा हूँ। मेरी 450 की पन्ने की किताब में एक रेफरेंस है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। और वो ऐसी जगह है कि अगर आप ट्राई करेंगे तो जाके देख के आएंगे। मैं उसकी इसकी तरह नहीं कह रहा हूँ कि मतलब वो कीड़े खाई हुई पुरानी जो फाइलें थी, मतलब वो इसलिए कह रहा है कि 10 साल बाद लोग समझे कि खत्म हो गई होगी। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं तो वो बता रहा हूँ कि आप जाकर के स्वयं तस्दीक कर सकते हैं, वो तथ्य है वो है। और मात्र 6 महीने पूर्व प्राणदंड, ये सब बातें तो हम लोग कर ही चुके हैं। तो ये सारी चीजें उसमें आई थी। हालांकि इनको भी पकड़ा गया है और ये 7 साल की इनको जेल हुई है। मतलब 1932 की जनवरी 22-23 में ये पकड़े जा रहे हैं और फिर 7 वर्ष की जेल हुई है। तो ये इससे फिर वो प्रश्न उठता है कि अगर ये मुखबिर रहे होते या पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते तो पुलिस इनको इस तरह से जेल तो ना भेजती। तो ये चीज है। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो माहौल खराब करने के लिए जाने जाते हैं, ये उसमें से जो पूरे दल का माहौल खराब हुआ है उसमें से हैं। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन जो दिए हैं वो आगे आ रहे हैं। बहुत गौर से देख लीजिए। पहली बार मुझे लग रहा है आप लोग फोटो देख रहे होंगे सब पे भाई। मैंने पहली बार देखा था। बहुत लंबे आदमी थे, 6 फीट के आदमी थे। 6 फीट? हाँ, हाइट वाइट अच्छी थी इनकी। और ये नाटक वाटक भी करते थे। इनकी नाटक की कंपनी भी थे, बड़े लोग बताते एक्टर टाइप के थे। थोड़ी देर में आंसू निकल जाना, थोड़ी देर एक तिवारी सब पे भाई। नहीं, रहने वाले उरई जालौन के थे लेकिन कानपुर में बच्चे थे। चंद्रशेखर भी तिवारी थे। हाँ, तो इनके बारे में जो एक कौन त्रिपाठी थे, उन्होंने विश्वम्भर त्रिपाठी या कौन थे, उन्होंने लिखा है कि ये उरई के रहने वाले थे जहाँ का मामा माहिल हुआ करता था। मुझे तो नहीं पता था, उतना पौराणिक उन्होंने जोड़ा है कि जहाँ का मामा माहिल था वही के ये भी थे, लेकिन कानपुर में आके बस गए थे। आला उदल का भी जिक्र होगा इसमें। फिर देखिए इनके ऊपर जो आरोप थे, हाँ जी जी, वो तो आधा में है, वो बात नहीं कह रहा हूँ। मामा माहिल उरई के रहने वाले थे, ये मुझे नहीं पता था, उसका तो मुझे पता है। अब देखिए ये जो चीजें इनको बहुत गौर से पढ़िए, क्योंकि आगे जो 2-3 स्लाइड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इस आज के पूरे डिस्कशन के लिए। इसमें पहले तो काकोरी में संदिग्ध परिस्थितियों में ये छूटे थे, ये सारे साथियों ने लिखा है। इनके कम से कम 5-7 साथियों को मैं पढ़ चुका। दामोदर सेठ जी हो, दामोदर सेठ जी हो, या वीर विश्वनाथ वैशंपायन जी हो, जितने भी थे, मन्नतनाथ गुप्त जी हो, कि ये विशेष या एकदम से ऐसी कंडीशन बनी कि इनको छोड़ दिया गया काकोरी में, जबकि पुलिस ने इनको पकड़ा था। ये बात सही है। ये अक्टूबर में पकड़े गए थे, जनवरी में छोड़ दिए गए। जो उसकी तफ्तीश कर रहा था, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, एसपी हर्टन नाम था उसका काकोरी का, उससे ये बराबर मिलते थे वहां पर। ये भी उल्लेख मिला। अच्छा, जोगेश चंद्र चटर्जी जी ने अपनी आत्मकथा में इसका उल्लेख किया है, और रामकृष्ण खत्री जी ने अपनी आत्मकथा में उल्लेख, सबने मतलब दिया है। और इवन लोग बताते हैं कि रामप्रसाद बिस्मिल जी ने भी वो ये लोग डिस्कस करते थे आपस में। जोगेश चंद्र चटर्जी ने अपने उसमें किताब में लिखा है, हम लोग डिस्कस करते थे, तो उन्होंने कहा कि इसमें सेटिंग कर दिया लग रहा है, मतलब इसने अपना बना दिया जुगाड़ कुछ है। तो एक अच्छी आदत। अच्छा, जब पार्टी दल की ये स्थिति बहुत खराब हो जाती थी, जब ये लगता था कि दल अब समाप्त हो जाएगा अगर पैसा नहीं मिला, क्योंकि देखिए इनको पता हुआ पैसा तो कहीं से था नहीं, कोई देता था नहीं। कभी कभी कुछ नेता दे दिए या कभी कुछ वेल विशर थे, सिंपैथाइजर थे, वो दे दिए, लेकिन खर्चे बहुत थे। अच्छा, उसमें खर्चे बहुत थे दल के, तो उसकी वजह से पैसे की लगातार जरूरत पड़ती थी। तब वो पैसे आए कहां से? तो जब ये लगता था कि दल वास्तव में खत्म होने की कगार पे है, तब मनी एक्शन होती थी, जिसको अंग्रेजों ने डकैती लिखा है। इन लोगों ने, इनके साथियों ने भी उसी शब्द का प्रयोग किया, लेकिन जो हम लोग कहते हैं वो मनी एक्शन कहते हैं, कि मनी एक्शन तब ये लोग करते थे। तो इसमें भगवती चरण वोहरा जी जब जीवित थे, तो चूंकि वो सेंट्रल कमेटी के मेंबर थे, और कानपुर में एक सभा हुई थी जिसमें उन्होंने ये नियम बनाया था कि कोई भी व्यक्ति जो सेंट्रल कमेटी का मेंबर होगा, कम से कम 3 एक्शन में उसको शामिल होना होगा। रीजन उसका क्या था कि कुछ लोगों के ऊपर ये शक होने लगा था कि ये मुखबिरी करते हैं। तो उनका ये था कि जब एक्शन करेंगे ये फरार हो जाएंगे, इनके ऊपर मुकदमा हो जाएगा, तो ये पुलिस से दूर रहेंगे। जहां पुलिस से मिलेंगे तो पुलिस की मजबूरी होगी कि इनको गिरफ्तार करें। तो उसका बहुत जोरदार विरोध किया था कैलाशपति ने, जो बाद में मुखबिर हुआ है, अप्रूवल हो गया था। और दूसरा किया था इन्होंने, वीरभद्र तिवारी ने। सदगुरु दयाल अवस्थी ने किया तो नहीं वहां पर उसका विरोध, लेकिन टोन उनकी वही थी, मतलब उन्होंने भी कभी एक्शन किया नहीं। मतलब इस पूरे ग्रुप में सिर्फ 2 लोग थे जिन्होंने लास्ट तक कोई एक्शन नहीं किया, सदगुरु दयाल अवस्थी और वीरभद्र तिवारी। ये तो वैसे आदमी को डाउटफुल बना देता है। कैलाशपति ने फिर भी किया,
कैलाशपति बाद में फरार था। कैलाशपति को जो दिल्ली केस हुआ था, वो वायसराय की ट्रेन वाला केस, उसमें वो नामजद हुआ था और उसको फरार दिखाया गया था। बाद में वो गिरफ्तार हुआ, बाद में अप्रूवल हो गया तो उसको मर्सी के आधार पर छोड़ दिया गया था। तो ये जैसे मैंने बताया कि इन्होंने कोई एक्शन किया भी नहीं और एक्शन होने भी नहीं दिया। यही एलिगेशन संपूर्ण दयाल अवस्थी पे भी लगा कि एक बार रात को, जाड़ी की रात में वो आए और उन्होंने कहा कि जिस मकान में सभी लोग रह रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई देखो ये बड़ा पुलिस के संदेह में आ गया, इसको रात को ही छोड़ना पड़ेगा। जब रात को छोड़ दिया गया तो इधर बाद में पता चला कि ये हल्ला इन्होंने जो खड़ा किया था संपूर्ण दयाल अवस्थी ने, वो इसलिए किया था कि इनका नाम लगे फंस जाए, और इन्होंने रात को जबरदस्ती छुड़वा दिया, हम लोग मकान से निकलवा दिया रात को जाड़ी की रात में। तो मतलब इनके साथी एलिगेशन ये लगा रहे हैं। फिर दूसरी चीज यह थी, हाँ, तो इसके बाद जब पैसे की जरूरत पड़ी, इससे कहा गया इनसे वीरभद्र तिवारी से कि भाई एक अच्छी आरती कोई था जिसकी रोज की 20,000 25,000 की कमाई उस जमाने में थी, कि हुआ कि भाई एक एक्शन हो जाएगा, कुछ पैसा आ जाएगा तो आगे की कार्रवाई होगी। तो जब आजाद जी ने दबाव बनाना शुरू किया कि भाई तुम्हें ही लीड करना है, तो इन्होंने नमक सत्याग्रह चल रहा था, झंडा उठाया, जेल चले गए अक्टूबर 1930 में। तब आजाद का मूड खराब हुआ कि यार ये आदमी तो ठीक नहीं है, ये तो इसका मतलब कि बच्चा दे रहा है लोगों को। खैर ये गए तो इनको 4 महीने की सजा होगी, ये जेल में बंद गए। अब जेल में कहानी शुरू होती है दूसरी वाली। पता चल गया था, और जो ये छूटे थे, जो संदिग्ध परिस्थिति कही जा रही है काकोरी में, अभी एक मैं ऐसा कागजात आपको दिखाने जा रहा हूं जो आज तक पूरे इतिहास में जिसका संज्ञान ही नहीं लिया गया, वो इतिहास में दर्ज ही नहीं, और वो बहुत बड़ा कागजात है, अभी मैं आपको दिखाता हूं आगे। तो इसमें ये पता चला कि ये मुसद्दी जी हैं, रामचंद्र मुसद्दी जी, जिन्होंने कहा कि ये मेरे साथ आया था वहां तक, कानपुर से इलाहाबाद तक, जेल में वो भी बंद थे, फैजाबाद जेल में। उन्होंने कहा कि एक दिन नाट बाबर एकदम से आया और वीरभद्र तिवारी को बुलवाया, तो 2 मिनट ये लोग मिले, पता नहीं क्या बात हुई, उसके बाद आकर के अपना नाटक शुरू किया कि मैं तो कहीं का नहीं रहा, मेरा क्या होगा, अब मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मैं बता नहीं सकता क्या बात है। तो क्या मैं पूछूं तो बताए ना। फिर इसने कहा कि मेरे ही माध्यम से, मेरी पत्नी मिलने आई थी, मेरे माध्यम से एक चिट्ठी अपने घर भिजवाया कि बाबू को भेज दो, मिलना जरूरी है। बाबू कौन है? इंस्पेक्टर शंभूनाथ, इंस्पेक्टर शंभूनाथ ऑफ सीआईडी, उनको ये बुलवा रहे हैं। नाट बाबर मिलके जा रहा है, इंस्पेक्टर शंभूनाथ मिलने आते हैं। इंस्पेक्टर शंभूनाथ से मिलने के कुछ दिन बाद इनकी जेल ट्रांसफर होती है, ये मलाका जेल आते हैं, जहां मलाका आज के डेट में हॉस्पिटल है जो, हाँ, वहां पे जहां पे मूर्ति लगी है जिसमें फांसी हुई थी, रोशन सिंह को फांसी हुई थी, मलाका जेल इनकी ट्रांसफर होती है। उसके कुछ दिन बाद ये छोड़ दी जाती है। किसी को पता नहीं कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ। अपने बचाव में बाद में इन्होंने कुछ बातें कही है, वो मैं बताऊंगा। और फिर जो ये नीचे बलजीत सिंह का नाम है, इनको भी मैं बताऊंगा। इन्होंने कहा है कि मलाका जेल से इनकी जमानत शंभूनाथ ने ही दी थी। ये बलजीत सिंह कौन है अभी मैं बता रहा हूँ। और फिर शिवचरण का बयान जो है उसमें ये आता है कि राम सिंह थे कांग्रेस के नेता। ये जब चंद्रशेखर आजाद जी जीवित थे तो सिर्फ 3 व्यक्ति थे उनके साथ के जो भावरा गए थे उनके गाँव, उसमें से एक राम सिंह भी थे। एक सदाशिव मलारपुर को उनके साथी गए थे, मास्टर रुद्र नारायण उसके पहले गए थे, और राम सिंह तीसरे व्यक्ति थे जिनको लास्ट में इन्होंने भेजा था। ये बुला करके ले आए थे इनके साथ वाले जो मनोहर लाल त्रिवेदी थी उनको मिलने के लिए। तो वो प्यारे लाल अग्रवाल के घर में दिसंबर 1930 में मिले थे, मतलब जो इनकी शहादत हुई उसके 1.5 महीना 2 महीना पहले, जो उनके मतलब घर के करीबी लोगों में। तो राम सिंह के घर पे रुका करते थे, इनके घर पे मीटिंग भी हुई थी, बड़े करीबी थे ये। तो इन्होंने, शिवचरण ने कहा कि एक दिन राम सिंह आए, बड़े गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि ये जो वीरभद्र तिवारी की पत्नी जब देखो तो इंस्पेक्टर शंभूनाथ के घर में ही घुसी रहती है और ये सूचनाएं लीक कर रही है, ये सब हम लोगों को पकड़वा देंगे किसी दिन। फिर शाम को मोटा आदमी आया, जो शिवचरण अपने बयान में लिख रहा है, वो आजाद नहीं लिख रहा है, वो कह रहा है कि मोटा आदमी शाम को आया। तो राम सिंह ने उसको भी यही बात बताया। तो उन्होंने कहा हाँ यार, मुझसे भी बहुत ठंडे से व्यवहार कर रही है वो, और ये ठीक नहीं है, मैं छोड़ूंगा नहीं, गुस्से में। ये सब बातें हो रही हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं। फिर ये शिवचरण के बयान में चीज और आती है कि जब ये सत्याग्रह में जेल से जनवरी में छूटे हैं तो वो घर नहीं गए, सीधे फैक्ट्री आए। बम फैक्ट्री थी वहां पे कानपुर में, कुली बाजार में। तो उन्होंने कहा बम फैक्ट्री आया, और जो हिसाब उन्होंने अपने हैंडराइटिंग में लिखा था उसको उन्होंने फाड़ा। क्यों फाड़ा भाई? आप अगर जेल से छूट रहे हो तो आपको इसका मतलब कि पूरा क्लियर हो गया कि अब ये फैक्ट्री भी बंद होगी, इस पर रेड भी होगी, लोग पकड़े भी जाएंगे, तभी तो आप फाड़ रहे हो। इसके पहले तो आपने कभी नहीं किया, आप तो फैक्ट्री चला रहे थे। फिर ये जो, अच्छा, आजाद को जो डाउट था वो ये था कि मनीलाल अवस्थी पकड़े गए थे, उसमें उनको कंफर्म था कि इनकी पत्नी ने ही, इनकी पत्नी जो वीरभद्र की पत्नी, उन्होंने ही शंभूनाथ को सूचना दी है वीरभद्र तिवारी के माध्यम से, इसलिए मनीलाल अवस्थी पकड़े गए हैं। और सालिग्राम शहीद हुए थे 1 दिसंबर को। इस पे भी उनका डाउट था कि सालिग्राम वाले केस में भी इसने ही बदमाशी की, बताया है। हालांकि वो औचक था, वो पकड़ने किसी दूसरे पोतदार जी को पकड़ने गए थे, गजानन पोतदार जी को, और वहां अकस्मात गोली चली जिसमें उनको गोली लगी, लेकिन शंभूनाथ ही उसमें भी थे। मतलब विश्वनाथ वैशंपायन की गिरफ्तारी में भी शंभूनाथ,
और इनकी शहादत में भी शंभूनाथ, और शंभूनाथ का और इनका घर सटा हुआ, इनकी पत्नी लगातार उनके घर के अंदर रह रही है, ये उनसे जेल में मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि बाबू को भेज दो। फिर विश्वनाथ वैशंपायन जी कह रहे हैं कि हम लोग रेकी करने के लिए एक बार मलाका जेल गए तो देखा कि ये बाबू मतलब शंभूनाथ और वीरभद्र तिवारी की पत्नी जेल में से एक साथी निकल के आ रहे हैं बात करते हुए। पता नहीं, हो सकता है उन्होंने स्टोरी जोड़ी हो, लेकिन उन्होंने अपने संस्मरण में ये बात लिखी है। अच्छा, फिर कैलाशपति का बयान भी कहीं नहीं छपा है और बड़ा लंबा बयान है, ये भविष्य में छपा है। भविष्य में एक किस्तवार छपता था। कैलाशपति इनका दिल्ली का पूरा काम देखता था, पहले पोस्टमास्टर था, पैसे लेके भागा था, पर बहुत महत्वपूर्ण आदमी था और इसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। जब ये पकड़ा गया तभी सबको डाउट हुआ कि इतना महत्वपूर्ण आदमी पकड़ा गया, सभी भाग गए, वीरभद्र तिवारी ने घर क्यों नहीं छोड़ा, और सबको बता दिया, इसके वीरभद्र तिवारी के बारे में सब कुछ बता दिया, अखबार में भी छप गया, फिर भी पुलिस नहीं पकड़ रही वीरभद्र तिवारी को, तो मतलब क्या है। इसके बाद लोगों का डाउट गहरा हुआ, पकड़ा गया। कैलाशपति ने अपने बयान में एक जगह कहा है कि गणेश शंकर विद्यार्थी ने आजाद जी को यह सूचना भिजवाई थी कि इसको हम लोग कांग्रेस की बैठकों में नहीं बुलाते हैं, वीरभद्र को आप भी मत बुलाया करो, ये सूचना सीआईडी को देता है। ये कैलाशपति का बयान कह रहा है, जो कि छुपा हुआ अखबारों में। फिर जो शहादत के पहले ठीक पार्क के बाहर से गुजरने वाली बात है, और विद्यार्थी, हाँ, इसमें पहले जो ये बात आती है वहां, ये तो सुखदेव राज ने कहा, यशपाल ने कह दिया कि सुखदेव राज झूठ बोल रहा है, ये तो इसी ने ये बात कह दिया, उड़ा दिया, नहीं तो ये तो कोई बात ही नहीं है। वीरभद्र तिवारी ने पहली बार जब ये शहादत हुई है आजाद जी के 27 को, तो सबको डाउट चूंकि इनके ऊपर पहले से था। जो इसका बयान हो रहा है 1930 नवंबर दिसंबर में हो रहा है, कैलाशपति का बयान। तो जब इनकी शहादत हुई तो लोगों ने पता किया कि भाई वीरभद्र कहाँ था, तो इन्होंने कहा साहब मैं तो यही था कानपुर में, मैं तो कहीं गया ही नहीं हिल के। अच्छा, इनको गलती ये हुई थी कि रामचंद्र मुसद्दी जी के भतीजे की शादी बनारस में थी, बारात जा रही थी, उसी ट्रेन से ये आ रहे थे वीरभद्र तिवारी, ये टकरा गए तो उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो, आओ चलो बारात, तो ये बैठ लिए साथ में, मजबूरी थी। जब बैठ लिए तो ये आकर के उतर गए यहाँ इलाहाबाद में 27 को, जिस दिन शहादत हो रही है। ये किसी को नहीं पता है, इन्होंने मना कर दिया कि साहब मुझे क्या मालूम, मैं तो यहीं पे हूँ कानपुर में विद्यार्थी जी को। जब 2 दिन बाद उनकी बारात लौटी है बनारस, उन्होंने कहा ये तो मेरे साथ ही गया था कानपुर से बनारस तक, और ये फिर पता नहीं कहाँ गायब है, मुझे पता भी नहीं। जब वहाँ शहादत हो गई मैं बड़ा परेशान था, तब मुझे ध्यान आया कि यार वीरभद्र तो पता ही नहीं कहाँ गया, वीरभद्र सड़क कहाँ गया। तब जब इनको बुला के गणेश शंकर विद्यार्थी ने डांटना शुरू किया तो इन्होंने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन उसके बाद गणेश शंकर विद्यार्थी जी जब तक शहीद नहीं हुए, जिंदा रहे, तब तक इनसे उन्होंने बात नहीं किया और बहुत नाराज हुए। तो ये बात तो वहाँ कन्फर्म हो गई थी कानपुर में कि इन्होंने मतलब झूठ, अगर वो रामचंद्र मुसद्दी न रहते तो नाथ बाबा से इनकी मुलाकात भी ना किसी को पता चलती और इलाहाबाद तक आने की बात भी किसी को पता नहीं चलती। फिर इन्होंने अपने वक्तव्य में, चूंकि मजबूरी हो गई, रामचंद्र मुसद्दी ने ये बात बता दिया कि ये आए इलाहाबाद तक, तो जब इन्होंने 68 में अपना बयान लिखा है कि इन्होंने क्या लिखा वो और भी इंटरेस्टिंग है। इन्होंने लिखा कि मुसद्दी की बारात जा रही थी, वो मेरा मुलाकात हुई, उन्होंने कहा चलो तो मैं आ गया और मैं इलाहाबाद में उतर गया। चूंकि मैं अपना गंतव्य और मंतव्य दोनों नहीं बता सकता था किसी को, इसलिए मैं वहां से गया और एक पुराने मेरे मित्र से उनके यहाँ गया, स्नान किया, वहां से साइकिल लिया और फिर जब निकला ये पता करने के लिए कि आजाद से मिल करके मैं सफाई कर दूं और कुछ बातें मैं बताने आया था, तो मुझे पता चला कि गोली चली है, क्रांतिकारी शहीद हो गया। कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इससे सुंदर स्टोरी क्या हो सकती है। लेकिन वो मंतव्य फिर लिख देते हैं वो 68 में, वो कहते हैं कि मुझे पता चला कि शिवचरण को पुलिस पकड़ करके इलाहाबाद ले गई तो मेरा माथा ठनका और मैं आजाद को ये बताने गया कि आप यहाँ से हट जाओ, किसी दूसरे स्टेट चले जाओ, यहाँ रहने लायक नहीं आते। अरे भाई शिवचरण तो तुम्हारा आदमी है, शिवचरण को बम फैक्ट्री में लगाने वाले तुम हो, और जब तुम कह रहे हो कि पुलिस लेकर के शिवचरण को इलाहाबाद आ रही कानपुर से, तब तो गिरफ्तारी नहीं है, वो तो शिवचरण के इनके आजाद की शहादत के बाद गिरफ्तार किया जा रहा है। 28 तारीख को उसमें बंद है लॉकअप में, तो तुमको कैसे पता कि उसको पुलिस ले गई। देखिए लोग कहते हैं झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ भाग नहीं सकता है। तो जब आप करीब से देखोगे तो सच्चाई का पता चलने लगती है, उसी टाइप की सच्चाई है। और बहुत बाद में फिर वैशंपायन जी ने कहा कि एक बार झांसी गया था मास्टर रुद्रनारायण के यहाँ, तो पता चला कि यहाँ एक लोहे की फैक्ट्री चला रहे हैं वीरभद्र तिवारी, तो हम लोग मिलने गए और मैंने जाते ही पूछा कि आप सिर्फ ये बताइए कि उनकी शहादत में आपका कितना हाथ है। तो बड़ी देर तक तो वो गंभीर रहे, चुप रहे, फिर उन्होंने कहा कि देखिए मैं अकेला नहीं था। अब ये बात कौन कहेगा, पता नहीं विश्वनाथ जी ने झूठ बोला, गलत बोला। अगर गलत बोला तो विश्वनाथ जी के मरने के बाद वो वीरभद्र तिवारी बहुत दिन तक जीवित रहे, उनको इसका खंडन करना चाहिए, उन्होंने खंडन भी नहीं किया, कहीं उनकी पुस्तक में आज भी छपा हुआ है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कहा कि देखिए मैं अकेला नहीं था। फिर हमने कहा कि और डिटेल बताइए, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो हमने कहा कल हम फिर आएंगे, आप रहिएगा। उन्होंने कहा हम रहेंगे, और जब हम लोग कल गए तो गायब हो गए। तो बाद में लोहे की फैक्ट्री भी बेच दिया उन्होंने, उसको चलाना ही बंद कर दिया वहां से कि यहाँ रहना उचित नहीं, क्योंकि हमले हो रहे थे लगातार इनके ऊपर, और इनके साथियों ने तो खैर कई हमले किए।
और फिर जो जैसा मैं बता रहा हूँ कि भगवान दास माहौर, विश्वनाथ वैशंपायन जी, मनमथनाथ गुप्त जी, सत्येंद्र बख्शी, दामोदर सेठ, सुखदेव राज, काशीराम धनवंतरी, ऐसे 20 नाम है जिन लोगों ने कहा है कि हम लोगों को ये भरोसा है कि इन्होंने ही मुखबिरी की। मुसद्दी जी हैं, फिर सुरेंद्रनाथ पांडे जी ने तो इनके ऊपर हमले किए। अब फैक्ट पे हम लोग आते हैं। अच्छा, ये बचाव में जैसे हमने बताया कि लल्लन प्रसाद व्यास ने जो लेख लिखा था उसमें लिखा कि परमानंद जो पुराने वो थे क्रांतिकारी, उन्होंने कहा कि ये संभव ही नहीं है, उसने ये बुनियाद बात है, उसने कोई वो नहीं किया है। यशपाल जी ने बचाव का जो किया हम लोगों ने पहले देख लिया। यशपाल जी ने ये भी कहा कि अगर पैसे के लिए मुखबिरी करता तो ऐसे बहुत मौके आए, लेकिन उसने तो कभी मुखबिरी किया नहीं। तो बात पैसे की नहीं है, उस पर दबाव बनाया गया है। इनकी जेल के अंदर दबाव बनाया, नाट बाबर ने इनका भयादोहन किया है, इनके ऊपर उसने इनका भयादोहन किया है, इनको ब्लैकमेल किया है कि अगर तुम नहीं करोगे तो 2-3 केसेस हैं जिनमें तुमको हम जेल भेजेंगे और जिंदगी भर तुम जेल रहोगे, सड़ जाओगे। ऐसे करके पुलिस वाले धमका दिया, ये मान गए, इनको लगा कि यार कहाँ चक्कर में पड़ना है। खैर, फिर जो इन्होंने अपने वक्तव्य में सफाई दी कि कानपुर केंद्र को इसलिए मैं वहाँ एक्शन नहीं चाहता था कि वो बदनाम हो जाएगा, तो फिर जो है पुलिस एक्शन करने लगेगी और मैं नमक सत्याग्रह में चला गया, इसी पे आजाद मुझसे खफा हो गए। फिर मैं निकला, मैंने 2-3 बार लेटर भेजा है, इन्होंने कोशिश की है, लेकिन वो आजाद फिर माने नहीं। और फिर जो है जब शिवचरण को पुलिस इलाहाबाद ले गई तो मेरा माथा ठंडा। अब शिवचरण आगे हम लोग देखेंगे। और फिर मैं इनके शीतला सहाय के यहाँ से निकला तो मुझे पता चला कि मुठभेड़ हो चुकी और वो शहीद हो गए। अब फैक्ट देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। पहले तो जो टाइमिंग है इनकी पहुंचने की, 3 लोगों ने 3 टाइम दिया है। यशपाल जी ने लिखा है कि ये सुबह 7 बजे पहुंचे हैं, इलाहाबाद उतरे ट्रेन से 27 को, और आजाद जी की शहादत जो है वो 10:30 बजे के आसपास हो रही है, 10 बजे के आसपास हो रही है। 4-5 घंटे का अंतर को वैसे मिल रहा है। फिर वीरभद्र तिवारी जी अपने वक्तव्य में लिख रहे हैं कि मैं 6 बजे उतर गया वहां पर इलाहाबाद में, और मुसद्दी जी कह रहे हैं कि वो रात को ही उतर गया। तो इसका मतलब ट्रेन रात को पहुंची थी। भाई मुझे टाइमिंग नहीं पता कि जिस ट्रेन से वो आ रहे थे वो इलाहाबाद कब पहुंच रही है। तो रात को मतलब 5 बजे भी होता है, रात को मतलब 4 बजे भी होता है, 3 बजे भी, 2 बजे भी, पता नहीं। तो तीनों के टाइमिंग में थोड़ा अंतर है। दूसरी बात यह कि केंद्रीय समिति के ये मेंबर थे, इनको पुलिस ने कभी नहीं पकड़ा, मतलब इसके पहले भी कभी क्रांतिकारी आंदोलन में नहीं पकड़ा, उसके बाद भी नहीं पकड़ा। काकोरी में ये विशेष परिस्थितियों में छूटे थे, वो अभी मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ। और फिर जैसा कि मैंने बताया कि शिवचरण गिरफ्तार नहीं था, ये कह रहे हैं कि पुलिस उसको साथ ले गई। बम का दर्शन इन्होंने कहा कि मैंने छपवाया था, इसने वीरभद्र तिवारी ने छपवाया था, जबकि वो आजाद ने छपवाया था। और आजाद की सूची, जो आजाद के साथियों की सूची 1930 की है, पुलिस द्वारा निकाली गई सूची है, एसपी रैंक के अधिकारी ने जो वो किया है इस पे, उसमें इनका नाम नहीं वीरभद्र तिवारी का। मतलब हाउ दिस इज पॉसिबल कि 1930 में जो व्यक्ति केंद्रीय समिति का मेंबर हो उसका नाम आजाद के साथियों में ना हो, इम्पॉसिबल। यशपाल का नाम है, विश्वनाथ वैशंपायन का नाम है, इवन उनकी पत्नी प्रकाशवती का नाम है यशपाल की, इनका नाम नहीं है उसमें। क्यों नहीं है, कोई बताए? क्योंकि वो अपना मिलते जुलते हुए आते रहते हैं। फिर बाकी इनका घर सटा था, ये तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके। और इसके पहले ये डकैती में शामिल थे मन्नीलाल अवस्थी के साथ, वो पुलिस को पता था। और फिर अब यहां से जो लास्ट 2 पॉइंट है, दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो काकोरी की फाइल है, काकोरी की फाइल में 2 ऑर्डर मैंने देखे, एक तो कमिटमेंट ऑर्डर होता है और एक चार्जशीट होती है। जो काकोरी में पकड़े गए हैं उसमें पकड़े गए थे 42 या 43 लोग, जिसमें से बाकी लोग तस्दीक नहीं हुई तो 15-16 लोग तो वहीं तत्काल छोड़ दिए गए। बाकी 28 लोगों के नाम कमिटमेंट ऑर्डर में है। 28 लोगों के 28 लोगों का मतलब जिनके खिलाफ कुछ ना कुछ मिला है, जिन पे चार्जशीट होने वाली है, उनके नाम है कमिटमेंट ऑर्डर में। उन 28 लोगों में से चार्जशीट होती है 21 लोगों की। अब बच जाते हैं 7 नाम। 7 नाम का मैं हिसाब दे रहा हूं। 7 नाम में 3 लोग तो फरार हैं, चंद्रशेखर आजाद जी, सचिंद्रनाथ बख्शी जी और अशफाकुल्लाह जी, जो कि बाद में पकड़े जाते हैं, 1 साल बाद दिल्ली में पकड़े जाते हैं। तो 3 निकाल दिए, 28 में से 3 निकाला, 25 बचे। 2 लोग अप्रूवर बन जाते हैं। अप्रूवर मीन्स जिसको इकबालिया गवाह कहते हैं या सरकारी गवाह कहते हैं, मतलब हम बताएंगे साहब, आप हमें छोड़ दो, माफी दे दो। इंदु भूषण मित्रा और ये आपके कैलाश कह रहा हूँ, इंदु भूषण मित्रा था और बनारसी लाल, 2 लोग अप्रूवर बन जाते हैं। तो वो 2 निकाल दीजिए, 25 में तो बच गए 23। अब 2 लोग जो छूटे हैं वो इंटरेस्टिंग छूटे हैं। एक तो ज्योति शंकर दीक्षित जी हैं, जो इलाहाबाद के रहने वाले, पकड़े इलाहाबाद से, और दूसरे वीरभद्र तिवारी जी। कमिटमेंट ऑर्डर के नीचे लिखा गया है कि इनका मुकदमा क्राउन काउंसिल ने सरकार के निर्देश पर वापस ले लिया। आज भी जिनके मुकदमे वापस लिए जाते हैं वो कौन होते हैं? जो सरकार के करीबी होते हैं।
सरकार अगर आपको छोड़ रही है तो आपसे कुछ ना कुछ फायदा उसको होगा, क्यों छोड़ेगी? ये कमिटमेंट ऑर्डर के नीचे लिखा है और चार्जशीट में फिर इनका नाम नहीं जाता है। ये अक्टूबर में पकड़े जाते हैं, जनवरी में छोड़ दिए जाते हैं, चार्जशीट अप्रैल में होती है। और अप्रैल में एक बहुत शानदार मुझे डॉक्यूमेंट मिला जिसकी भाषा अभी मैं आपको पढ़ाता हूँ, वो है फोर्टनाइटली रिपोर्ट। फोर्टनाइटली रिपोर्ट अंग्रेज भेजते थे, हर 15 दिन पे पक्षी रिपोर्ट जाती थी और जो चीफ सेक्रेटरी होता था उसके साइन से जाती थी। मतलब कितनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट होगी, छोटी छोटी चीजें उसमें निकलती थी। उसमें ये लिखा गया है कि वीरभद्र तिवारी को अप्रैल 1926 में सरकार ने, बल्कि म्यूनिसिपल बोर्ड ऑफ कानपुर ने नौकरी दिया था। उस नौकरी का नाम था हैकनी कैरेज इंस्पेक्टर। और उसको उनको पैसा कितना मिलता सर? 110 रुपया महीना, मेंशन। दैट मीन्स कि 3 रुपया रोज। उस समय जो वॉचर से आइडेंटिफायर लगते थे उनको 2 से 2.5 रुपया 3 रुपया तक मिलता था। 3 रुपया ठीक ठाक से अमाउंट था। 110 रुपया मतलब आज का 1.5 लाख रुपया हो गए, 1.25 लाख रुपया हो गया। इतना पैसा उन्होंने इनको दिया। अब ये कैरेज हैकनी कैरेज होता क्या, आगे फोटो भी मैंने लगाया क्योंकि मुझे भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और उसके शब्द जो हैं उस रिपोर्ट के वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। ये शब्द है, रिपोर्ट बहुत बड़ी है, मैंने सिर्फ इतना क्रॉप करके लगाया। ये हैकनी कैरेज है, जिसको हैकनी कैब भी कहते हैं, ये होता था। उसमें लिखा एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो लास्ट लिख दिया लीस्ट, वीरभद्र हु वाज रिलीज्ड फॉर वांट ऑफ एविडेंस इन द काकोरी डकैती केस एज एन हैकनी कैरेज इंस्पेक्टर ऑन ₹110 पर मेंशन। ये फोर्टनाइटली रिपोर्ट कह रही है। और इस कैरेज का अगर कोई इंस्पेक्टर है तो उसने कितनी बार इसका इंस्पेक्शन किया आप मुझे बताओ। जो आदमी 1926 में लग रहा है और 1931 तक उनके साथियों को ये नहीं पता है कि इस आदमी को पुलिस पैसे दे रही है, तो किस बात के पैसे दे रही है? ये इस टाइप के कितने रहे होंगे जिसका आप इंस्पेक्शन कर रहे हो? तो पुलिस आपको क्यों बैठा खिला रही है? 110 रुपये से तो शुरू हुआ है, बाद में तो हो सकता बढ़ा हो, 200 रुपये हुआ हो, 250 रुपये हुआ हो। और मेरा मानना है कि नाट बाबर ने जो जाके धमकी दी हुई है, वो धमकी ये नहीं रही होगी कि मैं तुम्हें डकैती में जेल भेज दूंगा। वो धमकी ये रही होगी कि तुमको पैसा मिलना बंद हो जाएगा। ये आदमी लालची आदमी था, मैं बता रहा हूँ। ये कांग्रेस से भी पैसे लेता था, ये आदमी कांग्रेस से भी पैसे लेता था। कांग्रेस का पेड कार्यकर्ता हुआ करता था शुरुआती दौर में, बाद में निकल गया था। और ये कांग्रेस से भी पैसा लेता था, क्रांतिकारियों से भी पैसा लेता था और अंग्रेजों से भी पैसा लेता था। मतलब जो गडोडिया केस हुआ है मनी एक्सचेंज, जिसमें 14,000 रुपए मिले थे, उसमें से 7,500 रुपए अकेले इस आदमी को दिया गया कि तुम बम फैक्ट्री खोलो, जो कानपुर वाली बम फैक्ट्री है, और इसके अलावा तुम साइक्लो स्टाइल लो, जो आज का टाइपराइटर या प्रिंटर जिसको कह लीजिए, वो कि हम लोग पर्चे छापेंगे और असलहे खरीदो। बाद में आजाद जी इस बात पे भी नाराज थे कि इसने पैसे का दुरुपयोग किया है। दोनों को जो प्राणदंड दिया गया है, यशपाल को और इनको, उसमें एक एलिगेशन बड़ा ये था कि ये जिस पैसे को हम लोग जान पे खेल के ले आते हैं, ये उसका दुरुपयोग करते हैं अपने पर्सनल एंड के लिए। इस बात से वो बहुत नाराज है। इस बात का कहीं जिक्र नहीं किया जाता, सिंपली कह दिया जाता कि वो इससे नाराज थे, उससे नाराज थे। और जो मनोहर लाल तिवारी जी हैं, उन्होंने अपने लास्ट मेमोयर में कहा है, बहुत शानदार मेमोयर, उन्होंने कहा कि जब मैं प्यारेलाल अग्रवाल जी के घर पे इनसे मिला 1930 दिसंबर में, तो मुझे बालकृष्ण नवीन जी के माध्यम से विद्यार्थी जी ने 250 रुपये भेजे थे अपने इनके माता पिता जी को देने के लिए। मैंने आजाद को बताया तो उन्होंने, वहां पर एक अलमारी थी, ताला लगा हुआ था, उन्होंने हाथ से ताला तोड़ दिया, उन्होंने दिखाया, उसमें पैसा भी रखा हुआ था, कुछ हथियार रखे थे, कुछ और भी चीजें थी। उन्होंने कहा कि ये इतना पैसा जो जान पे खेल करके मैं ले आया हूं, अगर मैं अपने माँ बाप को दे दूंगा तो मुझे रोक लेगा, लेकिन माँ बाप मेरे के अकेले हैं, सारे क्रांतिकारियों के माँ बाप हैं। अगर हम लोग कर रहे हैं जान पे खेल करके तो देश के लिए कर रहे हैं, माँ बाप के लिए। और कसम खाओ कि आज के बाद तुम मेरे नाम पे कभी किसी से पैसा नहीं लोगे, उन्होंने कसम दिलाई है। और वो 250 रुपया भी उन्होंने ले लिया। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी के माध्यम से जो पैसे भेजे थे गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने, वो पैसा भी 250 लेकर के उन्हें खर्च कर दिया। तो ये बहुत बड़ा एलिगेशन था कि ये पैसे इन लोगों ने दुरुपयोग किए। उन्होंने कहा कि जो आउटपुट हमको चाहिए था फैक्ट्री से, वो आउटपुट मिल नहीं रहा है। ये एक डॉक्यूमेंट है जो पहली बार मुझे लग रहा है इतिहास में दर्ज हो रहा है कि वीरभद्र तिवारी को सिर्फ पैसे हवा में एलिगेशन नहीं है, बल्कि ही वॉज वर्किंग फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ही वॉज पेड पर मेंशन and handsome amount was given. This is record and you can see this record in National Archive right now. ये नेशनल आर्काइव का पेपर है, मैं कह नहीं रहा, आप कभी जाइए, 20 रुपए की इसकी कॉपी मिल जाएगी पूरी, वो आपको रिपोर्ट दे देंगे और आप ले आकर के उसको पढ़िएगा। खैर, इसमें फिर अब ये इंटरेस्टिंग और एक आता है गुमनाम। ये लास्ट स्लाइड है, 1-2 स्लाइड बची है, समय बहुत होने जा रहा है मुझे लग रहा है। गुमनाम मुखबिर, एक व्यक्ति की बात आती है पहले सिंहावलोकन में कि ठाकुर विशेश्वर सिंह जब वहाँ पर आए हैं इसमें कंपनी गार्डन में, कि मतलब आजाद वहाँ पे हैं, तो उनके घर एक आदमी आया था।
और उसको ये बंद करके आए थे। वो आदमी इसके पहले भी आया था और इससे खुसुर करके बात करता था ठाकुर विशेश्वर सिंह से। वो बड़े नाराज हुए कि साले आज तुम्हारी बात अगर गलत हुई तो आकर मैं तुम्हारी मरम्मत करूंगा, और उसको दरवाजे में बंद करके अपने घर में चले गए। फिर विशेश्वर सिंह कब मरे मुझे नहीं पता, उनको जबड़े में गोली लगी, ऑपरेशन हुआ, फिर उसके बाद सर्वाइव किए, बाद में कभी एक्सपायर कर गए। तो सुरेंद्र नाथ पांडे पहले इनके घर गए, ठाकुर विशेश्वर सिंह के, इनकी माँ मिली वहाँ, बुजुर्ग माँ। उन्होंने कहा भैया मुझे कुछ ज़्यादा तो नहीं मालूम है, जिस दिन उसको गोली लगी थी उस दिन एक आदमी आया तो था, वो दुबला पतला सा था, हल्के शरीर का, गोरा गोरा रंग था और बाल उसके घुघराले थे। बाद में फिर विश्वनाथ वैशंपायन जी में गए अलग से, जब वो मिले तो उन्होंने एक और इन्फॉर्मेशन दी कि गोरा था, हल्के कद था, दुबला पतला था, घुघराले बाल थे, उसके चेहरे पे चेचक के दाग थे। तीसरी इन्फॉर्मेशन आ गई। तो अब ये हुआ कि ये था कौन? तो सिंहावलोकन में जो यशपाल जी कहते हैं वो कहते हैं कि वो परमानंद कोबरा था, क्रूम लेदर भी उनको कहते थे, परमानंद कोबरा। परमानंद कोबरा वो व्यक्ति था जिसने इन लोगों को कटरे वाला कमरा दिलवाया था किराए पे, और परमानंद कोबरा को संभवतः भेजा था इन्होंने कानपुर किसी सूचना से। जैसा कि यशपाल जी कहते हैं कि जिस दिन इनकी शहादत हुई उस दिन वो वीरेंद्र नाथ पांडे के साथ कानपुर में था परमानंद, और दूसरे परमानंद तो काला कलूटा आदमी है, वो तो हो ही नहीं सकता, ये कह रहे हैं गोरा आदमी था। तो वो आदमी था कौन? कि जिसे नीचे लिखा ना गुमनाम मुखबिर आखिर कौन हो सकता है? इस पे कुछ लोगों ने मतलब ब्रेन स्टार्मिंग की है, जिसमें सतगुरुदयाल अवस्थी, कैलाश नाथ द्विवेदी जी हैं, जिनका कहना है कि वो शिवचरण मैकेनिक था, बम वाला, जिसने विश्वनाथ वैशंपायन को पकड़ाया था। और उसका रीजन वो बता रहे हैं कि इसके पहले एक बम फटा था उसी फैक्ट्री में जिसमें इसको चोट लग गई थी शिवचरण को। तो सतगुरुदयाल अवस्थी कहते हैं कि भाई पंडित जी ने, मतलब उनको आजाद जी को पंडित जी कहते थे, तो उन्होंने कहा पंडित जी मुझसे इसकी दवाई करवाने के लिए कही, तो मैंने कैलाशनाथ द्विवेदी से कहा, कैलाशनाथ द्विवेदी ने डॉक्टर भल्ला को इसको दिखाया, वहां दवा हुई। और ये बात बाद में इंस्पेक्टर शंभूनाथ को पता नहीं कैसे पता चली, क्योंकि हम 3-4 लोगों को ये बात पता थी। चलिए उन्होंने बुलाकर कैलाशनाथ द्विवेदी से कहा कि तुमने डॉक्टर भल्ला से इसकी दवा करवाई थी, मैं तुम्हें भी जेल भेजूंगा और डॉक्टर भल्ला को भी जेल भेजूंगा। लेकिन शिवचरण को जेल भेजने की बात नहीं कर रहा है, वो जिसको बम लग रहा है, जो बम बना रहा है। तो एक तो ये है। तो इन लोगों ने कहा कि अगर कोई एक व्यक्ति, एक स्टोरी सही है कि किसी व्यक्ति को विशेश्वर सिंह बंद करके गया था, तो वो सिर्फ और सिर्फ शिवचरण मैकेनिक ही हो सकता है। ये तो इन लोगों ने अंदाज लगाया। इस पे मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो मैं आगे दिखाना चाहूंगा, या कुछ रिपोर्टें हैं। अब ये देखिए, जैसे वैशंपायन जी ने भी कहा कि इसी ने मुझे पकड़वाया, वो पूरा उनकी किताब में वो सारी चीजें हैं। पार्टी की कार का पैसा लेने के लिए गए थे, पहले तो आजाद को ही पकड़वाने की कोशिश किया था, 1 हफ्ते पहले आजाद बच गए थे, फिर ये मिल करके इसने शंभूनाथ से पकड़वाया था। ये बिल्कुल सही बात है। और ये वीरभद्र तिवारी जो शिवचरण का बयान है उसमें लगातार वीरभद्र उससे मिल रहा है। जब जेल से लौट के आ रहा है 23 जनवरी कानपुर पहुंच रहा है, तो लगातार उससे मिल रहा है। जब बच्चन आते हैं, मतलब यशपाल वैशंपायन आते हैं, तो उनसे वो कहता है कि वीरभद्र तो हमारे यहाँ रोज आते हैं। इसका मतलब बहुत करीबी आदमी है, बहुत करीबी। तभी तो इन्हीं शिवचरण की बात कर रहे हैं वीरभद्र तिवारी की। इनको जब पुलिस लेके कानपुर से इलाहाबाद गई तो मेरा माथा ठनका। भाई माथा तो तभी ठनकता है जब कुछ गड़बड़ होने की संभावना रहती है। तो इनका मतलब कि ये मानते थे कि शिवचरण कुछ गड़बड़ करेगा। अच्छा, फिर जो है इनके घर की तलाशी भी नहीं हुई। जब विश्वनाथ वैशंपायन पकड़े गए तो ना तो इनकी गिरफ्तारी हुई, ना तो इनके घर की रेकी हुई, ना तो इनको पकड़ा गया। सतगुरुदयाल अवस्थी ने भी इनको संदेहास्पद बताया। और फिर 11 फरवरी जिस दिन वैशंपायन जी पकड़े गए हैं, उस दिन से शिवचरण कहाँ रहे किसी को नहीं पता है। अपने बयान में कह रहे हैं कि मैं हट गया था। गिरफ्तार हो रहे हैं 28 तारीख को, ये जेल में, वो उसमें थाने में बंद है। फिर ये जेल कितने दिन के लिए गए कहीं दर्ज नहीं है। दैट मीन्स देयर इज समथिंग वेरी मच फिशी। वो तो खैर ठीक है, ये जो उसकी बात कर रहा हूँ। अब ये जो मैं दिखा रहा हूँ शिवचरण के बयान। अच्छा, इन्होंने जो बयान दिया है उसमें कहीं भी आज़ाद को उन्होंने आज़ाद नहीं कहा है, हर जगह फैट मैन कहा है। इंग्लिश में उन्होंने हर जगह फैट मैन कहा। फैट मैन किसने कहा है? अंग्रेजों ने कहा है। जो नाथ बाबर का बयान आप पढ़ोगे तो उसमें स्टाउट मैन लिखा है, तगड़ा आदमी, स्टाउट मैन। और एस.टी. होलिंस की जो रिपोर्ट है उसमें फैट मैन लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि दिस लैंग्वेज इज गिवन बाई ब्रिटिशर्स। वो आपसे बोल आप कुछ भी रहे हो, लिख वो अपनी भाषा में रहे हैं। फैट मैन लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि शिवचरण तो जानता भी नहीं था आज़ाद को, जबकि शिवचरण 6-7 महीना पहले से जानता आज़ाद को। और खूब बातें कर रहा है कि आज़ाद आके मुझसे कह रहे थे कि यार यहाँ किसी को भी देख करके घिन आती है, मैं कुछ दिन के लिए जगह चेंज कर दूंगा, मैं यहाँ रहना नहीं है मुझे, और ठीक नहीं है, और मैं उसको छोड़ूंगा नहीं वीरभद्र को। ये वो दुनिया भर की बात है। जिस आदमी से आपकी इतनी बात हो रही है आप उसको पहचान नहीं रहे, वो फैट मैन है। इज इट पॉसिबल? ये एक लेटर मुझे मिला है 12/8/1939 का, और ये लेटर है शंभूनाथ जी का। इंस्पेक्टर से वो डिप्टी एसपी हो चुके हैं और कानपुर से कहीं अन्यत्र पोस्ट हो गए हैं।
लेटर बहुत लंबा है, करीब 2 पन्ने का है। उसमें ये लाइन वो किसी सीनियर अधिकारी को बता रहे हैं कि वो बड़ा अच्छा आदमी है, किसको, शिवशरण को, बढ़िया आदमी है, और वो ऐसे ऐसे पकड़ा गया। फिर उसने एक बड़ा लंबा सा बयान दिया पुलिस को, उसमें सारी बातें सही बताई। ये एक बात, एक डकैती में वो शामिल था, उसने झूठ बोला, वो नहीं बताई उसने, बाकी है बड़ा विश्वसनीय आदमी। फिर बीच में ये लाइन लिखते हैं कि ही रिमेन्ड लॉयल टू अस, ही इज नॉट सेइंग दैट ही वाज लॉयल टू मी, ही वाज लॉयल टू अस, मतलब ही इज लॉयल टू ऑर्गेनाइजेशन, ही इज लॉयल टू सीआईडी, he is loyal to British, he remained loyal to us as long as I remained in Kanpur, but now in my absence I don't know how he is dealt with GO, मतलब जो गेस्टेड अफसर हैं उनको कैसे डील कर रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन आदमी ठीक है। ये इतनी बातें क्या सिद्ध नहीं करती कि वो पुलिस का मुखबिर था? इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? इससे ज्यादा भी कुछ सिद्ध करने के लिए शिवशरण को तो। और एक अन्य पत्र में उन्होंने ये भी जो हुलिया दिया है, यस, उन्होंने काकोरी उसमें पहले जब बम फैक्ट्री पकड़ी गई है तो उन्होंने कहा कि मैंने पता लगाने, शंकर से, शंकर नाम आया है, शंकर ने मुझे बताया कि बम फैक्ट्री भी ऑपरेट हो रही है खुली बाजार में। मैंने शंकर से कहा कि पता लगाओ कि वहाँ कौन चला रहा है, तो उसने ये तो नहीं बताया कि किसका मकान था, लेकिन उसने कहा कि जो माल वहाँ बनता है उसका स्पेसिमेन भी मैं आपको दूंगा 2-3 दिन में। और उसको जो लड़का चलाता है 22-23 साल का, पतला सा है, गोरा सा, दुबला सा, मैच नहीं कर रहा है। जो हुलिया अभी ऊपर हम लोग पढ़ के आ रहे हैं उस हुलिये से मैच नहीं कर रहा है। ये वो तब लिख रहे हैं, ये तो 1939 का लेटर है ना, ये लिख रहे हैं जब आजाद जीवित हैं, जब आजाद जीवित है तब वो लेटर लिखा है, वो अलग लेटर है। अब उसमें हमारा कंक्लूजन देखिए, लास्ट यही है कि चंद्रशेखर आजाद के पार्क में होने की सूचना ठाकुर विशेश्वर सिंह को शिवशरण मैकेनिक ने कटरा में स्थित उनके घर पर जाकर के दी थी। वही सूचना एक आध दिन पहले रेकी के लिए उनको लगाया गया था, उन्होंने दी, सही नहीं उतरी तो उन्होंने कहा था कि अगर तो मैं तेरी मरम्मत करूंगा। फिर वहां गए, उनको खुद गोली लग गई और खुद वो हॉस्पिटलाइज हो गए। फिर उन्हीं के घर से पकड़ करके पुलिस ले आई होगी उनको लॉकअप में, जो कि कहीं उल्लेख नहीं मिलता, मिलेगा भी नहीं कहीं रिकॉर्ड में, वो ऑन रिकॉर्ड उसको लेके नहीं कभी। तो सूचना पर ठाकुर विशेश्वर ने वीरभद्र से तस्दीक कराया होगा, ये मैं नहीं कहता तस्दीक कराया क्योंकि मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि तस्दीक कराया, लेकिन सेम टाइम पे वो अगर वहां से गुजरते हुए दिख रहे हैं, दैट मींस कि पुलिस एंड सीआईडी पर्सन वेयर देयर समवेयर नियर पार्क, और उन्होंने उसको भेजा होगा कि भाई उसने ये बताया जरा जात देख वही तो है, उन्होंने कहा होगा कि हाँ जो मोटा वाला है वही है, तब वीरभद्र तिवारी सैर करने आए हैं। फिर जब उन्होंने देख लिया कहाँ बैठे हैं, तब उन्होंने नाथ बाबर को सूचना दी और नाथ बाबर उसके बाद अपने आदमियों के साथ आते हैं। बाकी की सारी हैपनिंग आपको पता है, गोली चलती है, वो शहीद होते हैं। इतनी ही मुझे बातें थी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। अब इसमें अगर किसी का प्रश्न वगैरह, अगर टाइम तो बहुत हो गया है, लेकिन अगर कुछ जानना चाहे कोई तो एक अगला सेशन रखेंगे इसके लिए, अगर नहीं ये तो कंक्लूड हो गया है। हमारी एक जिज्ञासा है केवल, क्या आजादी की साइकिल जयपुर में है? कुछ आपको जानकारी? कौन सी साइकिल? जो वहाँ पे साइकिल जो चलाते थे, जो पेड़ के पास थी, उनकी अपनी कोई परमानेंट साइकिल थोड़ी थी, वो तो जिसकी पाले उसी की चला लिए, जिसको देना था उसमें दे देते थे। साइकिल उनकी कौन सी कोई फिक्स थी? अच्छा, कौन कह रहा था? नहीं हम जयपुर में रहे हैं तो वहाँ हर जगह कहानी मिलेगी। जो इनकी पिस्तौल है ना, इनकी पिस्तौल 3 लोग दावा करते हैं कि हमने दिया था। अच्छा। मुझे नहीं पता किसने दिया था। अब मुझे पता है कि वो चली आ रही है, जब गदर हुआ है ना, गदर आंदोलन, वहां से चली आ रही है उनकी कोल्ड पिस्तौल। लेकिन 3 लोग दावा करते हैं कि वो कहते हैं कि मेरी दी हुई पिस्तौल के साथ वो शहीद हुए, वो कहते हैं यही तो कहानियां हैं, यही तो कथा कहानियां हैं। देयर आर लॉट ऑफ मिस्ड एंड देयर आर लॉट ऑफ हिस्टोरिकल, नॉट हिस्टोरिकल, माइथोलॉजिकल थिंग्स व्हिच हैज बीन अटैच्ड विद दिस पर्सनैलिटी, एंड दिस इज आवर रिस्पांसिबिलिटी दैट वी attached with every great person. Why just name one person? जी जी